Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में फेज स्पेस के लिए माइक्रो स्टेट का कैलकुलेशन डिस्कस कर रहे थे। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री पार्टिकल डिस्कस हो गया था। नॉन रिलेटिविस्टिक केस और फोटॉन केस दोनों केसेस डिस्कस हो गए थे फॉर ए फ्री पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का इफेक्ट चेक करेंगे बोथ केसेस के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए भी और फोटॉन के लिए भी। तो लास्ट लेक्चर में जो नोटेशंस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताए हैं या उन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग जो नोटेशंस बताए हैं वो आपको करेक्टली रेट करना है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए डिस्कस करेंगे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको हिंट किया था कि पोजीशन स्पेस के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, पोजीशन स्पेस में डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सिस क्या होगा, वो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से हिंट हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ पे फ्री पार्टिकल डिस्कस, फ्री पार्टिकल के लिए माइक्रोस्टेट्स डिस्कस करेंगे। फ्री पार्टिकल of mass small m and having sharp value of momentum or sharp value of energy E that is confined in two-dimensional position space of area capital A। तो टू डायमेंशनल पोजीशन स्पेस का एरिया आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो ये स्टेटमेंट अभी मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक वर्ड लिखा है। जो फोटॉन के लिए डिस्कस करेंगे तो सिमिलर स्टेटमेंट रहेगा, ओनली नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल फोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोटॉन के लिए एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन आपको पता होगा। यहाँ पे शार्प वैल्यू के लिए नोट कराया, जब रेंज के लिए कैलकुलेट करेंगे बहुत पार्ट के लिए तो ये रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में सिमिलर स्टेटमेंट्स आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सिमिलर अप्रोच से आप माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन फ्री पार्टिकल के लिए E = p²/2 हम यूज करेंगे। और ये 2 डायमेंशन में आप ये इक्वेशन को आप कंपेयर करिए फॉर एनर्जी कैपिटल E। अगर आप ये इक्वेशन को चेक करें, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज px² प्लस py²। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। इज इक्वल टू ट्वाइस एम फैक्टर एनर्जी के साथ इंक्लूड किया, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस me होल स्क्वायर। ये एनर्जी के टर्म के लिए। और यही पार्ट अगर आप कंपेयर करें तो मोमेंटम को आप नोट कर सकते थे px² प्लस py² इज इक्वल टू p²। तो फॉर 2 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल मोमेंटम स्पेस, जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट एक्सिस से स्पेसिफाई होगा, मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंट सर्किल। दीज टू इक्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये सभी को हिंट हो रहा होगा। ये अगर आप यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में नोट करेंगे तो रेडियस वैल्यू स्क्वायर रूट ट्वाइस एम होगा। मोमेंटम के टर्म्स में नोट करेंगे तो रेडियस वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। बट बोथ इक्वेशन से आपको कंफर्म हो रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट करता है। और इक्वेशन ऑफ सर्किल लेंगे तो 2 डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस के लिए, पोजीशन स्पेस का कांसेप्ट नहीं हिंट कर रहा हूँ अभी, ओनली मोमेंटम पार्ट के लिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो मोमेंटम स्पेस के लिए है। तो ये एक्सिस px ले रहे हैं, ये py ले रहे हैं। तो सेंटर वैल्यू से आप मैग्नीट्यूड ऑफ p के इक्वल डिस्टेंस लेके ये सर्किल आप ड्रॉ करेंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ p है। प्रदीप कुमार, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा। पोजीशन स्पेस कुछ भी हो सकता है, बट मोमेंटम स्पेस फ्री पार्टिकल के लिए मल्टी डायमेंशन में आइसोट्रोपिक शेप आएगा। 1 डायमेंशन में आप इजीली नोट कर सकते थे कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप फेज स्पेस इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट जैसे ही आप डायमेंशन इंक्रीज करते जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करते जाएंगे, मोस्टली आपको जो विजुलाइजेशन आप करते हैं, आपका करेक्ट विजुलाइजेशन 3 डायमेंशन स्पेस के लिए है, जो आप 3 डायमेंशन स्पेस में आप रहते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में आप ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में पोजीशन स्पेस के लिए। तो आप ऑब्जर्वेशन अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करने लगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पोजीशन स्पेस में आप सेपरेटली विजुलाइजेशन थिंक कर सकते हैं, 2 डायमेंशन मोमेंटम स्पेस को सेपरेटली थिंक कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर कंबाइंड मोमेंटम एंड पोजीशन स्पेस, इट मींस 4 डायमेंशनल फेज स्पेस का अगर आप कंसेप्ट विजुलाइज करने लगे, थिंक करने लगे, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा, डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने में आपको डिफिकल्टी आएगी। बट मैंने 2 अप्रोचेस आपको डिस्कस किए हैं। एक तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर से आपको एरिया और वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करने में मोर टाइम लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, तो इंटीग्रल पार्ट से भी आप ये फेज स्पेस का अलाउड वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे आपको यही इजी लिमिट फाइंड करने के लिए फ्री पार्टिकल के लिए ये आपको यहाँ पे सजेस्ट करना था कि जब भी फ्री पार्टिकल होगा, डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक शेप बनाएगा। तो 2 डायमेंशन में आइसोट्रोपिक शेप जो बनेगा वो सर्किल बनेगा। तो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम आप सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म एरिया बनेगा 2 डायमेंशन के लिए, द एरिया ऑफ मोमेंटम स्पेस फॉर शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये टर्म पाई p² मोमेंटम स्पेस का एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो भी है।
और एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस आपको यहाँ पे नोटेशन ए दिया हुआ है। द एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस, ये कैपिटल ए है, जो स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग टू डायमेंशनल पार्ट, फ्री वर्ड से आपको ये नहीं पता कि वो श्योरली सर्किल बनेगा, श्योरली इलिप्स बनेगा, श्योरली रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ट्राइंगल होगा, वो आपको नहीं पता है। तो ये फॉर्म स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग सम टाइम आप पाई आर स्क्वायर नोट कर सकते हैं, ये रेडियस पोजीशन स्पेस पार्ट के लिए। हो सकता है कहीं पे एल स्क्वायर हो जाए, हो सकता है कहीं पे एल एक्स एल वाई हो जाए, या आप पाई ए बी नोट कर पाए वहाँ पे इलिप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। पहले से आप फ्री वर्ड से आप इसका कोई आइडिया नहीं ले सकते हैं। तो सम पॉइंट, सम स्ट्रक्चर्स मैंने एरिया के पार्ट को यहाँ पे हिंट कर दिया है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको नोट कर सकते हैं। बट ये चाहे पोजीशन स्पेस कुछ भी बने फ्री पार्टिकल के लिए, मोमेंटम स्पेस श्योरली यहाँ पे शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए पाई पी स्क्वायर एरिया बनेगा। तो फेज स्पेस वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। जनरल वर्ड वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ या अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो ये आपको हिंट किया था कि पोजीशन और मोमेंटम स्पेस का सेपरेटली पार्ट फाइंड करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोजीशन स्पेस एरिया और एरिया ऑफ मोमेंटम स्पेस पाई पी स्क्वायर। तो शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए ये फेज स्पेस का अलाउड वॉल्यूम आपको फाइंड हो गया। शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए आपको माइक्रोस्टेट नोटेशन बताया था, ओमेगा फंक्शन ऑफ पी। तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे और h पावर f से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे h स्क्वायर बनेगा। तो ये नोटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आपको लास्ट लेक्चर में 2 डिफरेंट केसेस के लिए डिस्कस हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ओमेगा पी क्या रिप्रेजेंट करेगा। सभी को कंफर्म है ये? दिस टाइम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी। इसी को आप शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पी स्क्वायर को एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज पाई ए ट्वाइस एम ई। ये शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए माइक्रोस्टेट आपको बताया। इस स्टेटमेंट में मैंने शार्प वर्ड यूज किया था, तो ये पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। बट इसी स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट लाइक दिस होता, और एक फ्री पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग मोमेंटम लाइज इन द रेंज p2 p plus dp, मैं स्टेटमेंट फिर से बार-बार नोट नहीं करा रहा हूं। तो अगर स्टेटमेंट लाइक दिस होता है, मोमेंटम लाइज बिटवीन p2 p plus dp, तो आप जो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे वो रेंज वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए फाइंड होगा। और रेंज वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए नोटेशन आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था, ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ p। जो शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए आपने माइक्रोस्टेट फाइंड किया है, उसको अगर आप वन टाइम डिफरेंशियल कर देंगे तो रेंज वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए आपको माइक्रोस्टेट पता चल जाएगा। अगर आप यही रिजल्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से, या शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी की जो माइक्रोस्टेट हैं उनको अगर आप वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे एनर्जी के टर्म्स में, तो रेंज वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए आपको माइक्रोस्टेट पता चल जाएगा। तो ये टर्म डिफरेंशियल किया तो आई एम कांस्टेंट है, पाई ए कांस्टेंट है, डी ई डिफरेंशियल करने से h स्क्वायर डिवाइड बाय h। तो ये शार्प वैल्यू ऑफ माइक्रोस्टेट से रेंज वैल्यू ऑफ माइक्रोस्टेट आपने फाइंड कर लिया वन टाइम डिफरेंशियल करके, और ये रिजल्ट को आप GEDE नोट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट आप फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ DE। तो 2 पाई ma बाई h स्क्वायर। तो नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए आपको ये 5 एक्सप्रेशंस फाइंड हो गए, जो आपने लास्ट लेक्चर में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फोटॉन के लिए फाइंड किया। अब इसी में फोटॉन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ले रहे हैं और फोटॉन के लिए रिजल्ट फाइंड करेंगे। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन E is equal to CP. So what is the expression for omega P, omega E, omega dash P and omega dash E, and density of state? मैंने अभी नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपको हिंट किया टू डायमेंशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कि मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक शेप बनेगा, और आइसोट्रोपिक शेप सर्किल है वहां पे। यहाँ पे भी आइसोट्रोपिक शेप बनेगा, सभी को आइडिया होना चाहिए। क्या मोमेंटम स्पेस का फॉर्म चेंज होगा? नो सर। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, पार्टिकल फ्री ले रहे हैं, तो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल हो चाहे फोटॉन हो, ये शेप सेम होगा। ओनली ये जो आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पी ले रहे हैं, अगर एनर्जी दिया होगा तो आप इस एक्सप्रेशन से पी फाइंड करेंगे, अगर फोटॉन के लिए एनर्जी दिया होगा तो आप इस एक्सप्रेशन से पी फाइंड करेंगे। बट अगर पी का न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पे मेंशन किया हुआ हो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम यूनिट कि 10 है, तो चाहे 10 फोटॉन के लिए हो चाहे मेटेरियल पार्टिकल के लिए हो, इस रिजल्ट में इस एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ नोटेशन ऑफ मोमेंटम पी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मोमेंटम के टर्म्स में जो रिजल्ट हैं, चाहे वो शार्प वैल्यू के हो चाहे रेंज वैल्यू के लिए हो, वो सेम रहेंगे, चाहे आप नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए फाइंड करें चाहे फोटॉन के लिए फाइंड करें। अगर सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों केस फ्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए माइक्रोस्टेट आपने फाइंड किया, वही फोटॉन के लिए सेम रहेंगे। पाई ए
पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो एनर्जी में इनको कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी के, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज है तो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट चेंज आएंगे। इसको वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो रेंज वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए फिर से रिजल्ट मैच करेगा। तो मोमेंटम के टर्म्स रिजल्ट मैच करेंगे बट एनर्जी के टर्म्स में चेंज लाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन में ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो पाई ए ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो रेंज वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए, हाँ जी डीपी, इसको आप डिफरेंशियल करेंगे तो एनर्जी के रेंज के लिए आपको माइक्रोसेट पता चलेगा। डी का कोफिशिएंट लेंगे तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट पता चलेगा। और दीज एक्सप्रेशंस को अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आप अगर एग्जाम तक ये सोचें कि आप ऑलरेडी मेमोराइज करके करेक्टली फाइंड कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। 10 एक्सप्रेशंस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लास्ट लेक्चर में बताए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 10 एक्सप्रेशंस फिर से आपको फाइंड हुआ है। ऐसे ही आप 3 डायमेंशन पे जाएंगे तो रिजल्ट ओवरलैप हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या डिपेंडेंसी है, एनर्जी पे, मोमेंटम पे, ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जस्ट इजी वे क्या है, अगर माइक्रोस्टेट का एक्सप्रेशन पता है अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज सेल, इस एक्सप्रेशन में अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए लेस टाइम में, जो मोमेंटम के टर्म्स में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्म आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री पार्टिकल अगर है तो पोजीशन स्पेस का आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से हिंट रहेगा। मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक शेप पे चले जाएं, आइसोट्रोपिक शेप के लिए आप वहाँ पे शार्प वैल्यू के लिए एरिया वॉल्यूम जो भी शेप बनेगा वहाँ पे उसका आप एक्सप्रेशन यूज करें जो इजीली आप नोट कर सकते हैं, और इसके आगे जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप कन्वर्ट करके चले जाएंगे। शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी में एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से मोमेंटम को हटा देंगे, रेंज वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के टर्म्स में आप डिफरेंशियल कर देंगे, और जब डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछा होगा तो रेंज वैल्यू ऑफ माइक्रोस्टेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आप उसका डी का कोफिशिएंट कंपेयर करना, तो जो रिक्वायर्ड होगा आप इजीली उसमें फाइंड कर पाएंगे। मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये कैलकुलेट करना सीखेंगे तो ईजी रहेगा। तो डिस्कस करते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आपको मेंशन हो गया। ये नोटेशन आपको आइडिया होना चाहिए। ये मैंने कैपिटल वी लिख किया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर स्फेरिकल शेप है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा, अगर वो क्यूब है तो एल क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड है तो एल एक्स एल वाई एल जेड आ जाएगा, कोई और शेप है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वॉल्यूम का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट आपको जो पहले मैंने बताया उनको रेफरेंस लेना है, नोटेशंस जो बताए उनका डेफिनेशन आपको करेक्टली यूज करना है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं, पहले नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए आप ये रिजल्ट नोट कर सकते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस जैसे ही आपको कंफर्म होगा तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आपको पता चल गया, पी स्क्वायर बाई 2 है। फोटॉन के लिए आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन E इक्वल टू CP। जैसे ही आप ये फ्री पार्टिकल लेंगे, यहाँ पे फ्री पार्टिकल का कंसेप्ट अभी भी है, तो फ्री पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम है वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट आएगा। तो अब की बार मोमेंटम में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे px py pz। तो ये इक्वेशन फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इक्वेशन आल्सो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो बोथ केस में आपको मोमेंटम स्पेस का अलाउड वॉल्यूम आपको कंफर्म हो जाएगा, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम पता चल जाएगा, पोजीशन स्पेस का आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो 3 डायमेंशन के लिए आपको शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए माइक्रोस्टेट फाइंड करना है। अलाउड वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस दैट इज अलाउड वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। फेज स्पेस के लिए पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई p क्यूब डिवाइडेड बाय h पावर f, और f इन दिस केस इज 3। दोनों पार्ट यहाँ पे मोमेंटम के टर्म्स में, चाहे फोटॉन हो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल पार्टिकल हो। सर इसमें ये कंफर्म है कि इसमें स्फीयर ही बनेगा? लास्ट जो सेकंड 2 डायमेंशन के लिए मैंने डिस्कस किया था तब नहीं कंफर्म था सर पीछे तो हमने ये कहा था ना कि भाई कुछ भी बन सकता है, सर्कल बन सकता है। किसको बोला नीरज आप कंसंट्रेट नहीं रहता, आप बाकी कैंडिडेट से पूछिए मैंने किसके लिए बोला। सर आपने पोजीशन स्पेस में कहा था, पोजीशन स्पेस में बोला कि वो शेप पे डिपेंड करेगा और शेप कुछ भी हो सकता है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैंने आइसोट्रोपिक वेक्टर किसके लिए बताया, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। सर 2 डायमेंशन में तो हमने उसके लिए लिया था, सर्कल लिया था। किसके लिए? मोमेंटम स्पेस में लिया था सर। हाँ तो मैं यहाँ पे भी मोमेंटम स्पेस को ही बोल रहा हूँ, बाकी कैंडिडेट से पूछिए। सर सर्कल का 3 डायमेंशन में आइसोट्रोपिक शेप सर्किल बनेगा या स्फीयर बनेगा? स्फीयर। तो मैंने ये वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस के लिए क्या यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने भी एक्सप्लेन किया कि ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों रिलेशन मोमेंटम स्पेस के लिए स्फीयर रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने पोजीशन पार्ट को यहाँ पे नहीं कहा कि ये स्फीयर ही बनेगा श्योरली, वही मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हिंट किया, वही मैंने यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। तो आपका जो डाउट है, आपको जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, डिफिकल्टी अराइज हो रही है, वो आपके कंसंट्रेशन लेवल की वजह से है। तो मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक होगा, पोजीशन स्पेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, वो नोटेशन मैंने पहले भी बता दिया है, इसका अमाउंट कुछ भी आए वो आप प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें एनर्जी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आप ये रिलेशन यूज करेंगे,
फोटॉन के लिए आपको रिलेशन यूज करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वो नोटेशन रिलेशन रिप्रेजेंट कर दिए। तो शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए आप मोमेंटम को जब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 पाई वी बाई 3 एच क्यूब एस एच, पी वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ट्वाइस एम ई, और पी क्यू जब आप फाइंड करेंगे तो टोटल पावर 3/2 बन जाएगा, ट्वाइस एम ई टोटल पावर 3/2। और जब आप फोटॉन के लिए यही रिलेशन फाइंड करेंगे, शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए माइक्रोस्टेट फाइंड करेंगे, तो 4 पाई वी बाई 3 एच क्यूब ये सेम रहेगा, बट जो पी क्यूब है इस रिलेशन से आप एलिमिनेट करेंगे तो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंसी है वो बोथ एक्सप्रेशन में कंपेयर करिए वो डिफरेंट है। यहाँ पे पावर 3/2 है और यहाँ पे क्यूब है। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों के केस में एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन डिफरेंट आपको यहाँ पे यूज करना है, जो जिस पार्ट के लिए है उसके लिए आपको यूज करना है। अब दीज को डिफरेंशियल करेंगे तो रेंज वैल्यू के लिए आपको माइक्रोस्टेट पता चलेगा। इसको डिफरेंशियल कर देंगे वन टाइम, 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यूब। मोमेंटम के लिए भी रेंज वैल्यू ऑफ मोमेंटम सेम बनेगा, मोमेंटम के टर्म्स में रिजल्ट सेम आएंगे, चाहे नॉन रिलेटिव केस हो चाहे फोटॉन के लिए। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चेंज होने से एनर्जी पे डिपेंडेंसी डिफरेंट है, तो ये टर्म को जब आप डिफरेंशियल करेंगे एनर्जी के रेस्पेक्ट में तो ये 3/2 फैक्टर मल्टीप्लाई मिलेगा, और मल्टीप्लाई होने से 3 एडजस्ट हो गया और ये 4 2 टाइम एडजस्ट हो गया, तो कोफिशिएंट 2 पाई वी बाई एच क्यूब ट्वाइस एम पावर 3/2 है वो ऐसा रहेगा, ई पावर हाफ डी। फोटॉन के लिए 4 पाई वी बाई एच क्यूब सी क्यूब, ये टर्म को डिफरेंशियल करेंगे एनर्जी के रेस्पेक्ट में तो 3 एडजस्ट हो गया, ई स्क्वायर डी। डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड करेंगे तो रेंज वैल्यू ऑफ माइक्रो स्टेट के एक्सप्रेशन में डी का कोफिशिएंट आप यहाँ पे यूज करें। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो आप यूज कर रहे हैं उससे कितनी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आई, कितनी एनर्जी के टर्म्स में माइक्रो स्टेट्स आई, वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया मोमेंटम वाले एक्सप्रेशन को रेफरेंस लिया फ्री पार्टिकल के लिए। बट अभी दीज टू एक्सप्रेशंस को, लास्ट एक्सप्रेशंस को आप कंपेयर करें तो सिमिलर अप्रोच आप सॉलिड स्टेट में भी आप पढ़ते हैं, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने हिंट किया। तो अगर यही रिजल्ट आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वर्ड मैंने यूज किया, बट पार्टिकल का नेचर, कौन पार्टिकल है उसका स्पिन कितना है वो मैंने हिंट नहीं किया। अगर आप इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वर्ड से आपको कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, और हाफ से जब स्पिन डिजेनेसी फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लाई कराएंगे 2s+1, तो ये फैक्टर 2 टाइम हो जाएगा। तो आप रिकॉल करिए सॉलिड स्टेट में 3 डायमेंशन में यही पार्ट आप जब पढ़ते हैं तो ये वहाँ पे आपने 4 पाई भी फैक्टर पढ़ा हो। ये कंपेयर कर पा रहे हैं सभी लोग? यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे 2 टाइम, ये 2 पाई आ रहा है, वहाँ पे आप लोग ये 4 पाई पढ़ते हो। रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में भी हिंट किया कि अभी मैं सिर्फ वो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर रहा हूँ जो इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो यहाँ पे पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में वो स्टेट्स इंक्लूड हुई हैं जो इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर आपको रीजनेसी फैक्टर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लूड करना होगा तो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करें। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लिए यही टर्म आप 4 पाई वी ट्वाइस एम पावर 3/2 ई पावर हाफ बाई एच क्यूब पढ़ते हैं 3 डायमेंशन 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। बट अगर आप वहाँ पे जब लैटिस स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप डिवाई थ्योरी पढ़ेंगे, आइंस्टीन थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये डेंसिटी ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई करनी होती है। वहाँ पे कंसेप्ट कुछ चाहे किसी भी वे में आपका यूज किया हो, या आप यहाँ पे जब आगे सिलेबस पढ़ते जाएंगे तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप डेंसिटी ऑफ स्टेट यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो ये फैक्टर को थोड़ा रिकॉल करें, वहाँ पे ये 8 पाई वी फैक्टर होता है फोटॉन के लिए, आप पहले लोग पढ़े भी होंगे आप लोग, तो ये फैक्टर 8 पाई वी आता है। यहाँ पे भी सेम रीजन है कि आपने अभी सिर्फ वो माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट किए हैं जो इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। बट फोटॉन को आप थोड़ा रिलेट करें, जो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को डिस्कस करने के लिए हिंट किया था कि फोटॉन मींस पार्टिकल, रेडिएशन पार्टिकल, और रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर जब आप कंसीडर करते हैं तो वेव ट्रांसवर्स नेचर में आता है। और ट्रांसवर्स नेचर का जो बेसिक डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं तो इन ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशंस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। और अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है तो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 2 डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स नेचर में जो यहाँ पे एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स आएंगी वो स्टेट्स होंगी जो इस डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशंस को इंक्लूड करेंगे और इस डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन वेव इधर प्रोपेगेट करेगा, बट वाइब्रेशंस में स्टेट जो आपको काउंट करनी है यूनिट एनर्जी इंटरवल में, उन स्टेट्स का नंबर काउंट करना है जिसका कंडीशन एक्स और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप रिकॉल करिए, फोटॉन का स्पिन तो आता है 1, अगर स्पिन 1 लेंगे तो उससे स्पिन डिजेनेसी फैक्टर बनेगा 3, बट ये 12 टाइम्स नहीं पढ़ा होगा आपने बुक में। जैसे यहाँ पे आपने एस ये 4 पाई वी पढ़ लिया है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के लिए 2s+1 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे इस 3 कंट्रीब्यूशन में से ट्वाइस फैक्टर जिसको आप नोट करेंगे 2+1 3 को, तो 2 फैक्टर तो आप इंक्लूड करेंगे ट्रांसवर्स नेचर से फोटॉन के लिए। बट अगर कहीं पे आपको
जब आप फोनॉन्स पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, लैटिस पार्ट में ही, फोनॉन्स में आप लोग वेव का लॉन्गिट्यूडनल नेचर लेता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइब्रेशन होता है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली वन डायरेक्शन है, उस वन डायरेक्शन का कंटिन्यूस एज सच 4 पाई वी ई स्क्वायर, या हो सकता है वहाँ पे आपने न्यू स्क्वायर टर्म यूज किया हो, एनर्जी को एच न्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये कंडीशन वहाँ पे आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए 4 पाई वी न्यू स्क्वायर बाई वेलोसिटी स्क्वायर, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वेलोसिटी। और फोटोन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 पाई वी न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू। ये पॉइंट रिलेट हो रहे होंगे, बोलिए। यस सर। तो ये आपको हिंट होना चाहिए कि कब ये 8 टाइम्स लेना है, कब ये 4 टाइम्स लेना है, क्योंकि ये कंडीशन आप फोनॉन के लिए भी, यहाँ पे बढ़ तो आया फोटोन, बट यही रिलेशन आप फोनॉन के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। फोनॉन के लिए 4 पाई भी कंडीशन रहेगा और फोटोन के लिए 8 पाई भी कंडीशन रहेगा 3 डायमेंशन, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये कंडीशन फिर से 4 पाई भी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एनर्जी पे जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटोन और फोनॉन के लिए, वो डिफरेंट है। डिफरेंट होने का रीजन एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। बट ये जो रिजल्ट्स आपने फाइंड किए हैं वो फ्री पार्टिकल कंडीशन में फाइंड किए हैं, वहाँ पे अगर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप लोग एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, डिस्पर्जन रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हो सकता है कि इस पार्ट में कोई पार्ट आपको प्लेस किया हो, या टोटल एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन आपको पोटेंशियल कंडीशन यहाँ पे ऐड किया हुआ हो, तो उसको इंक्लूड करते हुए आप रिजल्ट को फाइंड करें। तो अभी जो रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ फ्री पार्टिकल के, तो मैंने फ्री पार्टिकल के लिए 6 केसेस डिस्कस कर दिए। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 डिफरेंट केसेस हैं, एक नॉन रिलेटिव मटेरियल पार्टिकल के लिए और एक फोटॉन के लिए। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो ईच केस में 5 एक्सप्रेशंस आपने फाइंड किए हैं, माइक्रोस्टेट के लिए और डेंसिटी स्टेट के लिए। और अगर आप वॉल्यूम पार्ट पे जाएं, अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो ऐसे डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपने फाइंड किए। बट हम उन 5 एक्सप्रेशंस को चेक करें तो 30 एक्सप्रेशंस आपने यहाँ पे फाइंड किए, जिनको आप मेमोराइज करके एग्जाम में आप करेक्टली नोट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज ओवरलैप हो सकती हैं। इजी वे क्या है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और मोमेंटम के टर्म्स में मोमेंटम की शार्प वैल्यू के लिए जो कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट है वो इजी है फ्री पार्टिकल के लिए, वो विदिन 1 मिनट आप फाइंड कर सकते हैं। उस रिजल्ट को रेफरेंस लेके अगर आपको लास्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट भी फाइंड करना हो तो फिर से 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैक्सिमम 2 मिनट में आप ये माइक्रोस्टेट के कैलकुलेशन पे बेस फ्री पार्टिकल के लिए जो भी रिजल्ट पूछा होगा वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में एक जनरलाइज्ड केस डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए फ्री पार्टिकल having energy momentum relation E is equal to, ये कोई कांस्टेंट ले रहा है यहाँ पे A, P पावर M, where M is an integer and A is constant। कई बार ये M जो लिखा है यहाँ पे P पावर S देता है कई बार प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में। तो हो सकता है कि इससे आपको ये डाउट रहे सम कैंडिडेट्स को कि ये कहीं आप स्पिन से ओवरलैप ना करते हैं, क्योंकि स्पिन का नोटेशन भी आप मोस्टली एस यूज करते हैं, इसलिए मैंने नोटेशन को चेंज कर दिया, मैंने एम नोटेशन ले लिया है। दैट इज कन्फाइंड इन डी डायमेंशनल पोजीशन स्पेस ऑफ वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम डी डायमेंशन के लिए मैंने वी डी नोट कर दिया, ये डी सफिक्स में है। तो ये ऑल केसेस को आप जनरलाइज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मैंने स्टेटमेंट नोट कर दिया। जो आपके 6 डिफरेंट केसेस थे वो आप एक सिंगल रिजल्ट से फाइंड कर सकते हैं, सिंगल एग्जांपल से आप ये रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी डायमेंशनल पोजीशन स्पेस का कंसेप्ट है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। डी है जिसको आप सबसे पहले एफ नोटेशन यूज कर रहे थे, एच पावर एफ के। वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस ये स्टेटमेंट में नोटेशन दिया है वी। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस और फाइंड हो जाए तो आप माइक्रोस्टेट फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम के टर्म्स में पहले शार्प वैल्यू मोमेंटम के लिए, फिर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को यूज करके एनर्जी की शार्प वैल्यू के लिए, फिर वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो आपको रेंज के लिए माइक्रोस्टेट पता चल जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ डी से आप डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से 5 एक्सप्रेशंस फाइंड कर सकते हैं, बट ऑल कैलकुलेशंस ये डिपेंड करेंगी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम स्पेस पार्ट पे। मोर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट और मोर इंपॉर्टेंट पार्ट वो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस है, बाकी पार्ट तो डायरेक्ट यूज करते हैं। तो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है डी डायमेंशन मोमेंटम स्पेस का। पार्टिकल फ्री है, और जब तक पार्टिकल फ्री होगा मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक बनेगा। जो 2 डायमेंशन में सर्किल था, 3 डायमेंशन में स्फीयर था, ऐसे ही डी डायमेंशन में भी आप ये जनरली स्फीयर वर्ड यूज कर सकते हैं। डी डायमेंशन में स्फीयर, मैंने आपको पहले भी ये सजेस्ट किया है कि लेस डायमेंशन में आप डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, बट 3 डायमेंशन के जो वर्ड हैं वही आप हायर डायमेंशन के लिए यूज करें। तो मैं यहाँ पे अभी आपको ये डी की फॉर्म नहीं पता, डी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, बट अगर डी 3 से हायर है तो इसमें आप स्फीयर वर्ड यूज कर सकते हैं आइसोट्रोपिक शेप के लिए।
तो डी डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम अगर आपको पता चल जाए तो वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप थोड़ा रिकॉल करें वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल स्फीयर जो भी आपने लास्ट में यूज किया है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, आप 4/3 पाई आर क्यूब यूज करते हैं, ये सभी के हैबिट में। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सभी को पता है 4πr² होता है। यस सर। बट आप इस स्टेप पे जाइए, अगर इस वॉल्यूम को डिफरेंशियल करते हैं आर के रेस्पेक्ट में तो ये फॉर्म बनेगा 4πr² dr। इट मींस स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा उसमें dr के कोफिशिएंट से आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल तो 4πr² dr, ये dr का कोफिशिएंट 4πr² जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बने। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये आपने रिजल्ट पहले यूज किए, मैंने रिकॉल करने के लिए आपको यहाँ पे हिंट है। अब इन्हीं स्टेप से जैसे ही आपको डी डायमेंशन स्फीयर का वॉल्यूम पता चलेगा, आप स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम फाइंड करें, dr के कोफिशिएंट से आप स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हायर डायमेंशन के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो आपको ऑल टाइम मेमोराइज करने पड़ेंगे, वॉल्यूम सेपरेटली मेमोराइज करना पड़ेगा, ये सरफेस एरिया सेपरेटली मेमोराइज करना पड़ेगा और स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम सेपरेटली मेमोराइज करना। तो ये पॉइंट्स आप लोगों के हैबिट में है 3 डायमेंशन के रिजल्ट, इसलिए मैंने इनको रेफरेंस लिया। इसी को आगे जो पॉइंट्स मैंने बताए लाइक रिलेट करेंगे तो ओनली वॉल्यूम पार्ट पर रेफरेंस लेके बाकी रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। सेम मीनिंग यहाँ पे शार्प से रेंज पे जब जाते हैं वो डिफरेंशियल का रीजन भी आपको यहीं से कंफर्म होता है। तो आप ये कंपेयर करें इस वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल स्फीयर को एक डी डायमेंशन स्फीयर के वॉल्यूम में रिलेट करना है तो ये ट्रिक से हम रिलेट कर सकते हैं। इस 4/3 को मैंने डिनोमीटर में 3/4 नोट कर दिया और इस 3/4 को आप 3/2 इंटू हाफ नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने √π से मल्टीप्लाई किया और √π से डिवाइड किया। ये स्टेप तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? इस रिजल्ट को मैंने रेफरेंस लिया और रेफरेंस लेने का रीजन सभी को कंफर्म होना चाहिए क्योंकि ये सभी को मेमोराइज है। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 डिनोमीटर में इंक्लूड किया और √π से मल्टीप्लाई किया और √π से डिवाइड किया। और जो 3/4 है आप 3/2 इंटू हाफ नोट कर सकते हैं। अब π⁻3/2 एज सच ये टर्म को इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोट कर सकते हैं। ये टर्म को फैक्टोरियल 3/2 नोट कर सकते हैं यस सर। r3। तो ये जो फॉर्म था मैंने इस समय नोट कर दिया। इसका रीजन भी पता होना चाहिए। जहाँ पे अब 3 डायमेंशन का रिजल्ट था उसको एनालॉजी करिए, ये पावर 3 है, ये पावर 3 और यहाँ पे 3। तो जहाँ पे 3 है डी डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम आपको अगर नोट करना है तो इस 3 को डी से रिप्लेस करें। और 3 डायमेंशन और 3 से हायर डायमेंशन के लिए चाहे 4 डायमेंशन हो 10 डायमेंशन हो सबके लिए वो एक्सप्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ डी डायमेंशनल स्फीयर ऑफ रेडियस, अभी भी रेडियस को मैं आर नोटेशन ले रहा हूँ तो अब आप ये नोट कर सकते हैं। पाई पावर एनालॉजी करते जाएंगे जो मैंने सजेस्ट किया है, जहाँ पे 3 है उसको डी से रिप्लेस कर दीजिए, जो डायमेंशन यहाँ पे है उससे रिप्लेस कर दीजिए। पाई पावर d/2 फैक्टोरियल और रेडियस पावर डी। ये एनालॉजी सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। तो ये डी डायमेंशनल स्पेस में स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी मैं इसको रेफरेंस नहीं ले रहा, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन पोजीशन स्पेस इन 4 डायमेंशन और रेडियस दिया हुआ है तो आप डी को 4 रिप्लेस कर देंगे। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 10 डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस और ये रेडियस का आपको हिंट दिया हो तो तब भी आप जैसे ही स्फीयर वर्ड आएगा, चाहे वो पोजीशन स्पेस में स्फीयर हो चाहे मोमेंटम स्पेस में स्फीयर हो, ये फॉर्म सेम रहेगा, ओनली ये रेडियस को आप प्लेस करते जाएंगे। जैसे ही आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कंफर्म हुआ, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम सेम डायमेंशन में फाइंड करने के लिए आप इस रिजल्ट को रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। और जैसे ही डिफरेंशियल करेंगे dr के कोफिशिएंट से आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। y पावर d/2 जब डिफरेंशियल करेंगे तो रेडियस पावर d-1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ dr कंसीडर करना है और ये d मल्टीप्लाई मिलेगा और इस d को इस फैक्टोरियल टर्म को सिंप्लीफाई करके
आप d/2 माइनस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में d की वैल्यू 3 रख दीजिए और जो आपने 3 डायमेंशन में सरफेस एरिया पढ़ा है चेक करिए मैच करता है कि नहीं। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, d डायमेंशन में d वैल्यू 3 प्लेस करके अपने 3 डायमेंशन के लिए जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़े हैं स्फीयर के, तो एक बार क्रॉस चेक कर लें मैच करते हैं कि नहीं, फिर आगे इस आर्टिकल के लिए इसको अप्लाई करें। हाँ सर। मैच कर रहा है? हाँ सर। हाँ सर। 3 एक बार फिर से स्टेटमेंट को सुन लें, 3 और 3 से हायर डायमेंशन के लिए एग्जैक्टली मैच करेंगे। अगर 3 से लेस डायमेंशन में जाएंगे डिपेंडेंसीज मैच करेंगी। लोअर डायमेंशन में जाने में ऐसा हो सकता है कि कहीं ये फैक्टर में मिस्टेक हो जाए। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप लोअर डायमेंशन में जाएंगे तो एक 2 डायमेंशन में स्फीयर बनेगा, तो ये सर्किल बनेगा 2 डायमेंशन में, स्फीयर नहीं बनेगा। सभी को कंफर्म है? 2 डायमेंशन में जो आइसोट्रोपिक शेप है वो स्फीयर ना बनके क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। एक बार चेक करिए जरा क्या 2 डायमेंशन के लिए मैच करता है? यहाँ पे प्लेस करिए, डी को 2 प्लेस करके यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे डी को 2 प्लेस करके चेक करिए क्या 2 डायमेंशन के जो रिजल्ट्स मैंने बताए हैं इस सर्किल के लिए वो मैच करते हैं? नहीं सर। नो सर। नहीं मैच कर रहा है। क्या मैच नहीं किया? कोफिशिएंट वाला पार्ट हो सर। आर पावर तो मैच कर रहा है। ये डी को 2 करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये 1 फैक्टोरियल, ये पार्ट तो मैच किया। हाँ। बट डी पार्ट को चेक करिए, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टर मैच नहीं किया? बोलिए। यस सर। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 2/2 होगा ना। 2/2 मैच कर रहा है फिर तो, कर रहा है मैच? यस सर मैच कर रहा है। मैच कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे अब 1 डायमेंशन के लिए चेक करिए, 1 डायमेंशन के लिए 1 डायमेंशन के लिए मैच करता है क्या? फिर क्रॉस चेक करने से ये बेनिफिट रहेगा कि आप आगे उसको करेक्टली फिर अप्लाई कर पाएं। अगर मैच करेगा तो ऑल डायमेंशन के लिए यूज कर लेंगे, नहीं तो जहां से आपको फैक्टर्स में मिस्टेक आ रहा हो उसके लोअर के लिए आप उसको अप्लाई ना करें। 1 के लिए यहाँ पे आप चेक करें, ये टर्म ये रूट पाई बन गया, ये 1/2 फैक्टोरियल, फिर से आप इसको रूट पाई नॉट कर सकते हैं। बोलिए। तो ये p पावर 1 बन गया, r पावर 1, p पावर 1, बट मैंने आपको 1 डायमेंशन में 2p बताया था। क्लियर है? यस सर। तो आइसोट्रोपिक शेप के लिए मैच करता है, लाइन पार्ट के लिए मैच नहीं कर रहा है। बाकी आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको ये हिंट किया, अगर आपको शेप पता चल गया कि किस पर्टिकुलर डायमेंशन में स्फीयर है या आइसोट्रोपिक शेप है तब आप ये अप्लाई करना है। ये वॉल्यूम के लिए, ये सरफेस एरिया के लिए। देखो 2 डायमेंशन में एक ही कंडीशन में मैच कर रहा है। जब वॉल्यूम शार्प वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे थे तो ये 2 डायमेंशन में एरिया बना, तो इसी एक्सप्रेशन से एरिया वाला पार्ट मैच किया। बट इस एक्सप्रेशन में अगर आप ये सरफेस एरिया और एरिया वर्ड को मैच करा देने लगते तो यहाँ मैच नहीं करेगा। क्लियर है जो मैं हिंट कर रहा था आप लोगों को? इस एक्सप्रेशन को यूज किया तो ये पाई आर स्क्वायर मैच कर गया, ये एरिया था 2 डायमेंशन में। बट इस पार्ट से चेक करिए क्या मैच कर रहा था? यहाँ से तो ये 2 पाई आर आ रहा है, ये सर्किल का एरिया थोड़ी बताता है, ये तो सर्कमफ्रेंस बताता है। कंपेरिजन क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे आगे। तो ये ठीक है, आगे क्लियर रहेगा। जब हम शार्प वैल्यू ले रहे हैं तो शार्प वैल्यू में जो 3 डायमेंशन के लिए मैंने वॉल्यूम वर्ड यूज किया, अगर उससे हम 2 डायमेंशन पे जाके एरिया बना रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं करेंगे एरिया के लिए 2 डायमेंशन में, तब मैच कर जाएगा। अगर हम, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है सरफेस एरिया, अगर हम इससे एरिया 2 डायमेंशन का फाइंड करने लगेंगे तब 2 के फैक्टर्स है और r पावर में मिस्टेक रहेगा, ये रेंज के लिए मैच कर जाएगा। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पे चेक करें, ये इस स्टेटमेंट से आपको सभी को ये कंफर्म है, इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से फ्री पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम स्पेस यहाँ पे होगा वो आइसोट्रोपिक बनेगा, और आइसोट्रोपिक शेप आपको जनरली 3 डायमेंशन में स्फीयर वर्ड यूज करना है। तो ये पोजीशन पार्ट के लिए तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे अगर मेंशन कहा हुआ किया है कि स्फीयर है, तब आप ये पोजीशन स्पेस के रेडियस को यहाँ पे प्लेस करके ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। बट अब चाहे पोजीशन स्पेस कुछ भी बने, मोमेंटम स्पेस फ्री पार्टिकल के लिए श्योरली स्फीयरिकल शेप में है, स्फीयर है, तो हम ये एक्सप्रेशन मोमेंटम के लिए यहाँ पे श्योरली यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट में अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस के लिए ये मैथमेटिक्स इनडायरेक्टली यूज हो रहा था। अगर आपको ये पहले से पता होता, जैसे 3 डायमेंशन के लिए पता था, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मोर टाइम नहीं है। बट क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है और जो आप मैथमेटिक्स में हो सकता है सम कैंडिडेट स्किप किए हो, सम कैंडिडेट्स को ये पता ना हो, उसको मैंने पहले ही डिस्कस किया, अब यहाँ पे अप्लाई किया। तो पाई पावर d/2 मोमेंटम स्पेस में जो रेडियस है वो
पी का मैग्नीट्यूड बनेगा। तो जहां पे आर है आप यहाँ पे पी नोटेशन यूज करेंगे मोमेंटम स्पेस के लिए। फॉर शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम नंबर ऑफ माइक्रोसेट आपको बता दें, पोजिशन स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस दैट इज पाई पावर डी बाई टू पी पावर डी डिवाइडेड बाई डी बाई टू फैक्टोरियल एच पावर एफ यहाँ पे डिवाइड करेंगे और एफ नोटेशन यहाँ पे मैंने आपको हिंट किया हुआ है एच पावर डी बन जाएगा। तो ये शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए आपको माइक्रोसेट बता दें। फॉर शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी अब इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को आप यूज करेंगे। यहां से आप पी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे प्लेस कर दीजिए वी डी एस एच पाई पावर डी बाई टू एस एच ई बाई ए टोटल पावर डी बाई एम एच पावर डी एस एच डी बाई टू फैक्टोरियल एस एच। ये एक्सप्रेशन शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए है। अब दीज एक्सप्रेशन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से आप ये पावर एम को प्लेस करते जाएं, इस कोफिशिएंट ए को प्लेस करते जाएं, तो ये आपने ये 6 केसेस पढ़े हैं उनके रिजल्ट्स मैच कर जाएं। अब ये ए को कैसे कंपेयर करना है मैं आपको यहाँ पे यही कर रहा हूँ। अगर आपको ये नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल वर्ड यूज किया होता, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, तो जैसे ही आपको ये वर्ड कंफर्म हुए इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को आप कंपेयर करेंगे पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम से, तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ए वैल्यू 1/2 एम है और एम वैल्यू 2 है। देखो मैं अब से पहले जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को मैं ए इज इक्वल टू ए पी पावर एस से मैं एक्सप्लेन करता था, बट मेरे मोर देन 20 और 30 टाइम बताने के बाद भी ये एस यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में पी का पावर है। ये मान लीजिए जब भी ये कंसेप्ट यूज होता था 2 और 3 कैंडिडेट्स पर डे ये डाउट पूछने लगते थे इतना बताने के बाद भी कि सर आपने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये एस वैल्यू 2 कैसे यूज कर लिया इलेक्ट्रॉन के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऐसा पड़ रहा है। तो ये सेम नोटेशन से इतना बताने के बाद भी डाउट क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे पावर एस कर लेता इसको क्या डाउट होता बताइए? इतने टाइम एक्सप्लेन करने के बाद क्या डाउट होना चाहिए कि ये एस वैल्यू एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में 2 लेना है? क्या किसी को ये डाउट होना चाहिए कि स्पिन मैंने इलेक्ट्रॉन का 2 ले लिया? बोलिए थोड़ा। नो सर। मैं आपसे खुद से ट्राई करने लगूं और मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेन ना करूं, सिर्फ ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बता दूं, तो चांसेस है कि 10% कैंडिडेट डाउट क्रिएट हो सकता है 10% कैंडिडेट को। बट जब मैं इसको पर डे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे मैं कभी आपसे कहूँ कि इसको यूज करिए, और मैंने जब एक्सप्लेन किया मैंने ये हिंट किया कि एनर्जी मोमेंटम रिलेशन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए ये पी पावर यहाँ पे 2 है तो एस वैल्यू 2 होगा। तो इतना बताने के बाद तो अगर खुद से मिस्टेक हो भी रहा होगा तो आंसर तो खुद मिल जाना चाहिए कि आप लोगों ने मिस्टेक किया। बट उसके बाद भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि सर आप एस तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप होता है आप 2 कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसलिए मैंने वो डाउट ना हो, वो क्वेश्चन राइज ना हो, मैंने ये पावर को चेंज कर दिया, ये नोटेशन को चेंज कर दिया। अब की बार हो सकता है कि जो 10% डाउट आने वाले थे अब 1% बचने चाहिए, होना तो 0% चाहिए, बट रियल लाइफ में 0% नहीं मिलता है, 0 और 100 नहीं मिलता है, वैक्सीन पॉइंट्स नहीं मिल पाते। पॉसिबिलिटी है अभी भी हो सकता है कि ऐसे कोई रिलेट ना कर पाए, तो हो सकता वो डाउट हट जाना चाहिए अब तो। अब यहाँ से ए सभी को कंफर्म हो रहा है, पी पावर यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में उसका जो मल्टीपल फैक्टर है वो ए है, तो यहाँ पे 1/2 है और पावर यहाँ पे 2 है। अगर आप ये फोटोन के लिए रिलेशन यूज करें तो E इज इक्वल टू CP। इस एक्सप्रेशन में ए वैल्यू C है और एस वैल्यू 1 है, सॉरी एम वैल्यू 1 है। तो लाइक दिस आप कंपैरिजन कर सकते हैं इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में ए क्या होगा और पावर क्या बनेगा। अब यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको फाइंड करना हो, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए फोटोन के लिए आप ये ए प्लेस कर देंगे, ये पावर प्लेस कर देंगे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेस कर देंगे। देखो अभी भी एक डाउट आप लोगों को न्यू डाउट बन सकता है, ये जो मैंने पावर लिया है ये पावर मास से मैच करता है, मास नोटेशन से, ठीक है? तो कहीं अगर मास नोटेशन आए तब ये पावर आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पे तो नहीं आ रहा था इसलिए हम यूज कर सकते हैं, बट कभी आपको खुद से लाइक दिस रिलेशन चेक करना हो तो ये नोटेशन अगर मास को ओवरलैप करे तो डिफरेंट नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। तो शार्प वैल्यू के लिए कंफर्म हो गया। अब रेंज के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो आप डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। रेंज वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए एटम को डिफरेंशियल करेंगे, VDSH पाई पावर D/2 1 मिनट वेट करेंगे। जुनैद इकबाल भाई म्यूट कर लो आप अपने आप को।
कंटिन्यू करता है। ये एक्सप्रेशन का मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो वी डी पाई पावर डी बाई टू एस एच एच पावर डी बाई टू फैक्टोरियल एस एच, और जब डिफरेंशियल करेंगे तो पी पावर डी से डी मल्टीप्लाई मिलेगा और पी पावर डी माइनस वन डी पी। जब एनर्जी के टर्म्स में रिजल्ट फाइंड करेंगे, या तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से पी को एलिमिनेट कर दें, या आप इस एक्सप्रेशन में एनर्जी के रेस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशियल करते हैं। वी डी पाई पावर डी बाई टू बाई एच पावर डी डी बाई टू फैक्टोरियल एस एच। अब यहाँ पे ये ई बाई ए पावर डी बाई एम, तो वन बाई ए पावर डी बाई एम एस एच, डी बाई एम मल्टीप्लाई मिलेगा और एनर्जी पावर डी बाई एम माइनस वन डी। डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए अब ये कोफिशिएंट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट आपको फाइंड हो गया। जो आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो ये एक्सप्रेशन को आप यूज करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये तब है जब एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं और डिजेनेसी को इंक्लूड नहीं किया है। मैं डिजेनेसी के लिए आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ये पार्ट में जब एनर्जी पार्ट पे आएंगे तो एनर्जी इस पार्ट में और इस पार्ट में आप डिजेनेसी फैक्टर इंक्लूड करेंगे, मोमेंटम पार्ट के लिए कन्वर्ट नहीं करें, क्योंकि डिजेनेसी फैक्टर एनर्जी को अफेक्ट करेगा। इफ देयर इज डिजेनेसी और डिजेनेसी नोटेशन कुछ भी हो सकता है और उसमें एक पर्टिकुलर मैंने डिजेनेसी जीएस रिप्रेजेंट कर दिया, जो स्पिन डिजेनेसी हो सकती है, कोई अनदर डिजेनेसी हो सकती है। तो आप एनर्जी के नोटेशन में रिप्लेस करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके कोफिशिएंट को डेंसिटी ऑफ स्टेट आप नोट करेंगे। आप लोगों के यहाँ पे भी मौसम खराब हो रहा है क्या? नहीं तो तो बहुत तेज तूफान आ रहा है। यस सर, हो रहा है सर। हो रहा है सर, यहाँ भी हो रहा है सर। नो सर। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये जो जीएस है, सम टाइम वो स्पिन डिजेनेसी फैक्टर हो सकता है। स्पिन डिजेनेसी फैक्टर आप 2s+1 यूज करते हैं, तो मेटेरियल पार्टिकल के लिए लाइक दिस आप ऐसे यूज कर लेंगे। अभी जो मैंने एक्सप्रेशन किया था, अगर फोटोन ले रहे हैं तो फोटोन के लिए आप यहाँ पे ये जीएस वैल्यू एसएच3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। स्पिन फोटोन के लिए 1 होता है, बट उसको आप 2 पार्ट से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, मैं ये वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, क्योंकि फोटोन और फोनोन बोथ के लिए आप यूज करते हैं। E इज इक्वल टू सी पी, ये फोटोन के लिए भी होता है और फोनोन के लिए भी। तो फोटोन के लिए यहाँ से जो जीएस नोटेशन है वो आप 2 यूज करेंगे और फोनोन के लिए आप 1 यूज करेंगे। और रीजन क्या है कि यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर है, तो 3 डायमेंशन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगे और उनमें से 1 डायरेक्शन का वाइब्रेशन पार्ट का कंडीशन ये है। तो इसको जस्ट बोथ डायरेक्शन के लिए ऐड करेंगे, जब इक्वल कंडीशन आएगा तो ये 2 फैक्टर अपना बनता है। फोनोन के लिए, क्योंकि फोनोन इज द पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशंस होते हैं और दैट पर्टिकुलर 1 डायरेक्शन का कंडीशन इतना। तो आगे जब ये अप्लाई हो दैट टाइम पे आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे फोटोन के लिए 2 टाइम कैसे हो गया और फोनोन के लिए क्यों आपको यहाँ 1 किया है, और इलेक्ट्रॉन के लिए 2s+1 स्पिन पार्ट हाफ रख के कैसे 2 मल्टीप्लाई किया। आगे करेक्टली रिकॉल हो जाएंगे जब प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। यस। अब इसी में 1 एग्जांपल बाउंड के लिए चेक करते हैं कि बाउंड के लिए कैसे आप फाइंड कर पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। Calculation of microstate for linear harmonic oscillator in phase states. Consider a particle of mass small m having energy E या having sharp value of energy
देखो मैं स्टेटमेंट मोस्टली शार्प वैल्यू के लिए नोट कराया, बट उसी से मैंने अगर रेंज के लिए भी हिंट किए हैं, तो जहाँ शार्प वर्ड है वहाँ पे एनर्जी का रेंज आप नोट करते हैं। दैट इज मूविंग अंडर वन डायमेंशनल पोटेंशियल। सबसे पहले पोटेंशियल को आप जीरो लेके चले, यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये पोटेंशियल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्ट मिलता है। तो जैसे ही आपने ये पोटेंशियल इंक्लूड किया तो हैमिल्टोनियन और एनर्जी पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन पता चल गया। अब यहाँ से या तो आप ये फेज स्पेस को ड्रॉ कर लें, लेस डायमेंशन में आप ड्रॉ कर भी सकते हैं, बट आपको हायर डायमेंशन के लिए जब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी आपको आइडिया होगा। अगर ये ड्रॉ कर सकते हैं तो ये पोजीशन एक्सिस, ये मोमेंटम एक्सिस। और यहाँ पे आप चेक करें, अब से पहले मैंने आपको ये हिंट किया था कि मोमेंटम पोजीशन से इंडिपेंडेंट है फ्री पार्टिकल के लिए, तो पोजीशन स्पेस सेपरेटली फाइंड कर लें, मोमेंटम स्पेस अलाउड वॉल्यूम सेपरेटली फाइंड कर लें, और फेज स्पेस के अलाउड वॉल्यूम के लिए बोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आपकी बार वो फ्री पार्टिकल के लिए नहीं है, तो आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से कि ये जब मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड करेंगे ये पोजीशन डिपेंडेंट आएगा, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम आएगा। यहाँ से जब आप ये प्लॉट करेंगे तो फेज स्पेस डायग्राम यहाँ पे इस एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को अगर आप रेफरेंस लें और इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इस एनर्जी से डिवाइड किया तो 1 पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2e बाई एम ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन टेक्स द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2e बाई एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस एम ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x और p का जो रिलेशन है वो स्पेसिफाई करेगा शेप ऑफ फेज स्पेस। तो यहाँ पे फेज स्पेस डायग्राम इलिप्स बनेगा बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये फॉर्म से सभी को कंफर्म हो गया। आप लोग पहले मैथमेटिक्स में x और y के लिए ये इक्वेशन फॉर्म पढ़ते होंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। यहाँ पे आपको ये x और p के लिए यूज करना है, तो ये आपको x और p डायग्राम ऑफ फेज स्पेस के लिए आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो फेज स्पेस डायग्राम यहाँ पे इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इलिप्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये शेप बनेगा या ये शेप बनेगा, या ये शेप बनेगा। ये भी कंपेयर करें, इसमें कौन सा शेप करेक्ट हुआ इस इक्वेशन पार्ट से? तो कोई सा भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म बन सकता है। और माइक्रोस्टेट के कैलकुलेशन के लिए शेप इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनमें कौन इलिप्स को यूज कर रहे हैं। आप ये चेक करिए, अगर आप ए और वो बी नोटेशन आप इस इक्वेशन फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमें ये डायग्राम की रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो यहाँ से हमें इस शेप, अगर हमें कंफर्म है कि इलिप्स हैं, तो दीज 3 इलिप्स में अगर एरिया सेम है तो पाई ए भी बनेगा। तो हमें अगर एरिया पाई ए भी मैच करता है तो चाहे ये इलिप्स हो चाहे ये हो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। अब थोड़ा रेफरेंस लें, अगर ए को आप वर्ड यूज कर रहे हैं सेमी मेजर एक्सिस और बी को ले रहे हैं सेमी माइनर एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आप सेमी मेजर एक्सिस ले रहे हैं, तो ये शेप बनेगा। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। अभी जो ये क्वेश्चंस थी, देखो ये पार्ट यहाँ पे हो सकता है कि इस फॉर्म में ना बने, ये तो मैथमेटिकली सभी को पता होना चाहिए, बट अगर कहीं पे शेप दिया भी होता तो और आपसे पूछा होता कि एरिया क्या है तो मैच करेगा। आप ये शेप और ये शेप में डाउटफुल है, कब तक डाउट रहेगा? जब तक आपको ये ना पता चले कि इसमें सेमी मेजर एक्सिस क्या है। जब तक आप ये ई का, एम का और ओमेगा का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं पता होगा, इनमें लार्ज वैल्यू क्या है, तो एक्स पे ये लार्ज पोर्शन जाएगा या वाई पे, इस पे टी पे लार्ज होगा, ये आपको नहीं करना। तो और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, जैसे हमें ये शेप पता होना चाहिए कि इलिप्स है और इसका एरिया हम पाई ए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलाउड वॉल्यूम ऑफ, जनरल वर्ड वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे एरिया बन रहा है 2 डायमेंशन पार्ट के लिए, फेज स्पेस के लिए। अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस पाई टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से एनालॉजी करें तो ये स्क्वायर रूट के इनसाइड में ये ए है और ये स्क्वायर रूट के इनसाइड में बी है, बी इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। ट्वाइस ई बाई एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस एम, देन
number of microstates for sharp value of energy. फ्री पार्टिकल के लिए क्योंकि मोमेंटम पार्ट से इजी था कैलकुलेशन, इसलिए मैंने मोमेंटम को रेफरेंस लिया कि शार्प वैल्यू मोमेंटम के लिए फाइंड करें, फिर एनर्जी में कन्वर्ट करें। बाकी आपको जब एग्जांपल्स आगे कहीं अप्लाई करने होंगे, इनके एप्लीकेशंस करने होंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, ये मान लीजिए मोर देन 90% टाइम आपको एनर्जी की शार्प वैल्यू और एनर्जी की रेंज वैल्यू के लिए रिजल्ट रिक्वायर्ड होगी। बट फ्री पार्टिकल के लिए अगर आप मोमेंटम के टर्म्स में रेफरेंस नहीं लेते तो वो इजी अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो नोटेशन आपको बताया है ओमेगा फंक्शन ऑफ ई, तो अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस को आप h पावर f से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करें, ये मास फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट 2e मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे ओमेगा। अब आप यहाँ पे बताइए इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग h पावर f h स्क्वायर आएगा या h पावर 1 बनेगा? बोलिए। 1 h पावर 1। पोजीशन के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं उतना आपको h पावर लेना है। 1 कोऑर्डिनेट है तो h पावर 1 से ये आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बता सकते हैं एनर्जी की शार्प वैल्यू। अब अगर एनर्जी रेंज में दिया होगा, अभी स्टेटमेंट को मैं चेंज नहीं कर रहा, आप यहाँ पे जस्ट दीज वर्ड में माइनर चेंज कर लेंगे। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन ई टू ई प्लस डी। तो रेंज वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए जो शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी का रिजल्ट है उसको आप डिफरेंशियल करेंगे। इसी रिजल्ट को आप ई बाई एच क्रॉस ओमेगा भी नोट कर सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस, और ये रिजल्ट डी बाई एच क्रॉस ओमेगा। ये आपको माइक्रोस्टेट रेंज के लिए पता चलेगा। अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना होगा 1 बाई एच क्रॉस ओमेगा, यूनिट एनर्जी इंटरवल में 1 बाई एच क्रॉस ओमेगा स्टेट्स लाइक है। दीज एक्सप्रेशन से हो सकता है आपको ये आइडिया ना हो रहा कि कैसे ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है ये टर्म रेंज के लिए, ये टर्म पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे बता रहा है, ये शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए कैसे बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम फेज स्पेस में जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एनर्जी को कंटिन्यूस ले रहा है, एनर्जी को कंटिन्यूस ले रहा है, तो हम नंबर का एक्सप्रेशन तो फाइंड कर लिया माइक्रोस्टेट के नंबर का, बट एक्जैक्टली वो नंबर कैसे है उसका हमें हिंट नहीं है। नंबर यूनिटलेस होता है, वो आप चेक कर सकते हैं, ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, तो ये रिजल्ट यूनिटलेस है, नंबर बनेगा। एक पार्ट और आप चेक कर सकते हैं, अगर आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स का रेफरेंस लें तो आपको ये एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स डिस्क्रीट पार्ट के लिए डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप n वैल्यू 0 ले रहे हैं, ये 0 एनर्जी का रेफरेंस है, तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे आप हायर एनर्जी स्टेट्स को नोट कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए हाफ h क्रॉस ओमेगा, नेक्स्ट 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 5/2 h क्रॉस ओमेगा, दीज वैल्यूज आपको पहले क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस किए हुए हैं। तो आप चेक करिए, अगर इस, हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, ये एनर्जी रेंज अगर आप स्मॉल ले रहे हैं, जब कंटिन्यूसली वेरी करती है लाइक दिस, डिस्क्रीट पार्ट का वेरी स्मॉल डिफरेंस को कंटिन्यूस कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये रेंज डी होता और इस रेंज में सपोज ये स्टेट्स इंक्लूड हो गए, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ इजीली काउंट कर सकते हैं कि 3 स्टेट्स आ रही हैं, 1 2 3, 0 1 और 2 वाली स्टेट्स आ गई। सपोज इस रेंज के लिए मैंने ये पोर्शन कंसीडर किया, तो ये 3 स्टेट्स आ रही हैं, यहाँ नंबर आप इजीली काउंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ से यहाँ तक आप एनर्जीज को चेक करेंगे, तो ये यहाँ पे एनर्जी बन रहा है इस पार्ट के रेस्पेक्ट में, ये लोएस्ट वाले पार्ट को रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में चेक करें, ये 5/2 h क्रॉस ओमेगा बन रहा है एनर्जी, और 5/2 h क्रॉस ओमेगा को आप n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा से कंपेयर करें, यहाँ से n वैल्यू आपको पता चल गया 2 है। बट हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम जो काउंट करते हैं वो 0 से काउंट करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं 0 से जब नंबरिंग करेंगे तो n इक्वल टू 2 आप थर्ड लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपको अपर फ्लोर का नंबर पता है तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि कितने फ्लोर लाई करेंगे वो आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि 3 स्टेट्स लाई करेंगे इस रेंज में। सभी को क्लियर हो गया ये पार्ट? डिस्क्रीट पार्ट में आप काउंट कर सकते हैं, कंटिन्यूस पार्ट के लिए आप इजीली काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके इक्विवेलेंट नंबर क्या बनेगा वो रिलेट कर सकते हैं, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर से आप इजीली यहाँ पर रेफरेंस लेके कंपेयर कर सकते हैं। एक और पार्ट चेक करेंगे, ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया है ये क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बताया। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में वेव नेचर से पहले जो एनर्जी क्वांटाइजेशन कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे एक प्लांक्स ऑसिलेटर भी आता है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर श्रोडिंगर ऑसिलेटर है और एक प्लांक्स ऑसिलेटर है। प्लांक्स ऑसिलेटर में और श्रोडिंगर ऑसिलेटर में एनर्जी एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें तो ये एक्सप्रेशन अभी आपको डिस्कस किया, और प्लांक्स ऑसिलेटर के लिए आप ये एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला पढ़ते हैं, n h क्रॉस ओमेगा। n वैल्यू अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एनर्जी को कंपेयर करिए, एनर्जी h क्रॉस ओमेगा, ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा, थ्राइस h क्रॉस ओमेगा हो सकता है। अगर आप एनर्जी 0 से स्टार्ट करें तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी वेव नेचर की वजह से नॉन जीरो होगी। अगर आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी को 0 ले रहे हैं तो n वैल्यू 0 भी इंक्लूड कर सकता है। बट एक्जैक्टली अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं और आपको ये पता हो कि यहाँ पे 3 स्टेट्स लाई करती हैं तो ये एनर्जी 3 h क्रॉस ओमेगा बनेगा, और h क्रॉस ओमेगा से डिवाइड करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी स्टेट्स लाई करेंगी।
ये एनालॉजी कंपेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक, ये टर्म कैसे एग्जैक्टली नंबर बताना? तो कंटिन्यूस पार्ट के लिए बाउंड केस में अनबाउंड फ्री पार्टिकल के लिए कैसे आप माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। मोमेंटम रेंज के लिए, एनर्जी रेंज के लिए, शार्प वैल्यूज के लिए ये आपको मैंने हिंट कर दिया, डेंसिटी ऑफ स्टेट भी बता दिया। अब इसी पार्ट को थोड़ा रिकॉल करें जो मैंने ये डायग्राम पहले ड्रॉ किया था। अगर आपको ये कंफर्म होता, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, अगर मैं ये एलिप्स कंसीडर करूँ एक्स और वाई में, और ये ड्रॉ कर दिया मैंने एलिप्स पार्ट को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ये वैल्यू माइनस ए टू प्लस ए, ये वैल्यू माइनस बी टू प्लस बी। ये जो रिलेशन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। y को अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ एक्स नोट करते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि x को माइनस एक्स करेंगे तो रिजल्ट अनचेंज रहेगा। ये फंक्शन इवन है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। और जब आप इवन इंटीग्रेंट लेते हैं और लिमिट इक्वल अपोजिट आता है तो या तो आप लिमिट को ऐसा इंटीग्रेंट को सॉल्व करके प्लेस कर लें, या एक और आपको इजी बताया कि लिमिट को 2 टाइम 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, बताया था। क्योंकि ये पार्ट इवन है तो आप चेक कर सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो शेप इधर है वही शेप इधर बनेगा। तो जितना एरिया इधर का आएगा उतना ही एरिया इधर का आएगा। तो इसमें अगर आप ये शेडेड एरिया कैलकुलेट कर लें, थोड़ा इसको करके ड्रॉ करेंगे, इससे कंफर्म रहेगी इक्वल आ रहा है। तो अगर ये एरिया कैलकुलेट कर लें, उसका डबल कर देंगे तो ये एरिया बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे वाई स्क्वायर के लिए मैंने सजेस्ट कर दिया। अगर आप वाई के लिए चेक करें तो प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये रिजल्ट बनेगा। इट मीन्स अगर आप यही कंसेप्ट वाई स्क्वायर के लिए चेक करते, एक्स के लिए यहाँ पे निकालते, तो अगर आप ये एरिया चेक फाइंड कर लेते तो इसका डबल करके टोटल एरिया पता चल जाता। क्योंकि अगर एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मानना है और वाई को इंडिपेंडेंट मानना है तब भी ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। और शेप आप चेक कर सकते हैं, जो शेप अपर पार्ट के लिए वही लोअर पार्ट के लिए है। अब आप यहाँ पे और भी चेक करें, अगर आप ये कंडीशन फाइंड कर लें तो वाई कोऑर्डिनेट अगर प्लस है तो ये पोर्शन आपने फाइंड कर दिया, ये पोर्शन आपने फाइंड कर दिया। तो जितना रिजल्ट इसका आएगा उतना ही इस पोर्शन का आएगा। तो या तो सेपरेटली आप फाइंड कर लें, या एक और पार्ट था कि अगर आप ये ओनली 1/4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर दें, 1/4 इस एलिप्स के इस 1/4 पोर्शन का एरिया फाइंड कर दें और उसको 4 टाइम्स कर दें तो आपको टोटल एरिया पता चल जाएगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? ये मैथमेटिकल फिजिक्स में आप जब मल्टी इंटीग्रल पढ़ते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ते हैं, दैट टाइम पे आप रिजल्ट पढ़े भी होंगे। किसी गिवन कर्व रिलेशन के लिए आप कैसे एरिया फाइंड करेंगे वो आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में फाइंड प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। कोई आपको रिलेशन दिया हुआ है, उसके लिए आपको कंडीशन पता चल गया एक्स और वाई में क्या कंडीशन है, उससे आप एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा, चेक करिए, फेज स्पेस एरिया को या वॉल्यूम को मैंने डिस्कस किया एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डी एफ क्यू डी एफ पी, यही बताया था फेज स्पेस पार्ट के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल वाई है, ये वेरिएबल एक्स है। तो सिमिलर अप्रोच जब यहाँ पे पी वाई को पी से रिप्लेस करते तो यही पार्ट बनता, और यहाँ पे पार्ट बन जाएगा वाई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 है, तो मोमेंटम स्पेस को अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करते तो ये इंटीग्रल बनता इंटीग्रल डी एक्स डी पी, जो आपको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पाई ये भी बता दिया क्योंकि इस शेप का आपको फॉर्मूला बता था। जब ये ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये आप थोड़ा एनालॉजी करें। यहाँ पे जो पार्ट है अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस और बाउंड सिस्टम और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पार्ट बनेगा। जो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये पार्ट था, एफ को 1 किया तो ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे इस रिलेशन में जो आपको मैंने अभी हिंट किया एक्स और वाई में, उसके लिए ये फॉर्म बन जाएगा। बट कितने इंटीग्रेशन थे वो पहले भी मैंने बताया, ये डी वाई बने, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन बन जाएंगे। फेज स्पेस 2 डायमेंशन होगा, जितना फेज स्पेस का डायमेंशन है उतने ही इंटीग्रेशन बनेंगे। ये आपको पहले हिंट किया है। ये पॉइंट तक सभी को क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे अगर y को इंडिपेंडेंटली इंटीग्रल कर दें तो ये फॉर्म y dx बन गया। ये भी क्लियर है आपको? अब इसको इंटीग्रल Yes, करते हुए आप यहाँ पे चेक करें, ये y पे इंटीग्रेशन माइनस बी टू प्लस बी और x पे इंटीग्रल माइनस ए टू प्लस ए कर सकते हैं, जो लिमिट आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर आप y का फॉर्म ये प्लेस कर रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों पार्ट ले रहे हैं, तब ये माइनस बी टू प्लस बी जाएगा। बट अभी आपको ये मैंने हिंट किया इस फॉर्म से, अगर यहाँ से y का एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये पार्ट बनेगा। तो इस लिमिट में ये कंडीशन जो माइनस बी टू प्लस बी था वो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू b बनेगा y के लिए, और ऐसे ही आप x के लिए चेक करें। और अगर हम y का यहाँ पे बिहेवियर इंक्लूड कर लें तो यही फॉर्म माइनस ए टू प्लस ए वाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू
ये अगर हम प्लेस कर दें y इज b बाई a स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx। और अब हमें यहाँ पे कंफर्म है कि ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अब हम यहाँ पे कंफर्म है कि x को आप माइनस एक्स प्लेस करेंगे तो इंटीग्रेंड डिविन होने से इस लिमिट को 2 टाइम्स 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एरिया को चेक करिए, ये जो मैंने रेड कलर से एरिया रिप्रेजेंट किया है दैट पोर्शन को इंक्लूड करता है। तो अगर आप वन पोर्शन का एरिया फाइंड कर लें और उसको 4 टाइम्स कर दें तो टोटल एरिया का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4b बाई a 0 टू a 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर dx कैलकुलेट करके आप ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ये रिकॉल करिए, w के भी पार्ट में जाइए, ये एरिया मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर बताया है। सिमिलर फॉर्म x को किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर लेंगे, बताया था। यस सर। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट था कि कैसे आप ये मैथमेटिकली अगर ये शेप आपने ड्रॉ किया हुआ है तो पाइए भी यूज कर लें, बट अगर आपको ये शेप नहीं पता था, आपको सिर्फ एक्स और वाई का रिलेशन पता था जिसको आप करेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आगे, तब ये सिमिलर अप्रोच आप अप्लाई करें। अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है और इसका एनक्लोज एरिया फाइंड करना है, एरिया एनक्लोज बाय दिस कर्व, दिस इक्वेशन और दिस कर्व, तो आप लाइक दिस फाइंड करेंगे और ये पाई ए बी में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा आगे एक्स को किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन से आप रिप्लेस करके ये आप कंफर्म कर सकते हैं। और आपने हो सकता है ये रिजल्ट पहले फाइंड भी किया हो। जैसे रिकॉल करना था कि आगे अगर आपको कोई एक्स और पी के लिए या हायर डायमेंशन में पोजीशन और मोमेंटम के लिए आपको कोई रिलेशन दिया होगा तो जरूरी नहीं कि आप ये पहले ड्रॉ करें, आप लाइक दिस मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करके आप एरिया को फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे कंडीशन पता चल जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या बनता है। एक और इजी अप्रोच है, जब समटाइम डिपेंडेंसी फाइंड करना होगा बाउंड पार्टिकल के लिए, तो आप यहाँ पे चेक करिए, ये जो साइड है, इस साइड पे इस एक्सिस पे पी का कंडीशन नहीं है, ओनली दिस पार्ट पे, इस एक्सिस पे एक्स का कंडीशन नहीं है। तो इस रिलेशन में अगर आप एक्स का कंडीशन फाइंड करना है कि एनर्जी पे क्या डिपेंडेंसी बनेगा, तो इस पी को 0 कर दीजिए, तो एक्स की डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे एनर्जी पे पता चल जाएगा इस रिलेशन से, ई पावर हाफ बनेगा। अगर आप एक्स को 0 कर देंगे तो यहाँ से पी का डिपेंडेंसी ई पावर हाफ बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक तरह से एजम्पशन ले सकते हैं रेक्टेंगल टाइप का, तो रेक्टेंगल में बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी का डिपेंडेंसी इस अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में आप चेक कर सकते हैं, ई पावर हाफ और ई पावर हाफ मल्टीप्लाई किया तो ई पावर 1 बन गया, जो आपको यहाँ पे किया हुआ है पाई ए बी पार्ट से। तो कई बार आपसे अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस का एनर्जी पे डिपेंडेंसी पूछा जाएगा, तो एक इजी अप्रोच से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशन में एक बार एक्स को 0 करके पी का डिपेंडेंसी फाइंड कर दें एनर्जी पे, और एक बार पी को 0 करके एक्स का डिपेंडेंसी एनर्जी फाइंड कर दें, दोनों को प्रोडक्ट कर दें, तो अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस का एनर्जी पे डिपेंडेंसी पता चल जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट कंडीशन फाइंड करना है तो जो मेथड मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है इस रिलेशन से आप उसको अप्लाई करके एग्जैक्ट कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी इंटीग्रल को सॉल्व करने, जो आपको WKB में भी आपको मेथड सजेस्ट किया हुआ है। सिमिलर मेथड आपको यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एनर्जी ये पोटेंशियल पार्ट बाउंड पार्टिकल के लिए बनेगा, देन पी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ट्वाइस एम ई माइनस पी एक्स। यही इंटीग्रल आपने इंटीग्रल पीडीएक्स किया था वहाँ पे WKB में, ये रिकॉल हो रहा होगा सभी को। तो अभी भी तो सिमिलर इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, और ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना पहले बताया WKB में डिफरेंट पोटेंशियल बिहेवियर के लिए। तो सिमिलर अप्रोच फॉलो करके आप ये एग्जैक्ट कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। बट वो क्वेश्चन के इस आपको एग्जाम के क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे और ऑप्शन फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या कैलकुलेशन करना है, आपको एग्जैक्ट कंडीशन फाइंड करना है या ओनली डिपेंडेंसी पे वर्क करना है। ये पॉइंट क्लियर रहेंगे सभी को? यस सर। माइक्रो स्टेट कैलकुलेशन के लिए हमें इनडायरेक्टली अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस चाहिए, जिसको मैंने अगर आप एक्स और पी का रिजल्टेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो शेप का एरिया वॉल्यूम का एक्सप्रेशन यूज करके आप फाइंड कर लेंगे। अगर आपको ओनली डिपेंडेंसी चेक करनी है तो वो मैंने इजी ट्रिक बता दिया, जिसमें विद इन हाफ मिनट आप डिपेंडेंसी फाइंड कर पाएंगे। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो WKB से रिलेट कर दिया, ऑप्स फॉर्म से भी आप फाइंड कर पाएंगे। एरिया ऑफ इलिप्स कैलकुलेट करना बता दिया, उससे भी आप फाइंड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे तो मैंने आपको मोर जो एग्जांपल्स बताए वो फ्री पार्टिकल केसेस के लिए हिंट किए हैं, माइक्रो स्टेट इन फेज स्पेस। बाउंड के लिए मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर का रेफरेंस कर दिया। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर से कोई अनदर बिहेवियर आता है तो उसके लिए मैंने मेथड सजेस्ट कर दिया कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जाम के क्वेश्चंस में जैसे ही स्टेप्स फॉलो करने होंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वो आप यूज कर लेंगे। पेज नंबर कहीं पे अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस वन टाइम शायद पूछा है डिपेंडेंसी एनर्जी पे, वो मैं साथ के साथ पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 67 पे 21 एक बार स्टेटमेंट रीड करें। पेज नंबर 67 प्रॉब्लम नंबर 21। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्लासिकल पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज h is equal to p square by twice m plus alpha q power 4, where alpha is positive constant and p and q its momentum and position respectively, given that its total energy E is less than or equal to E naught। ये टर्म कांस्टेंट के टर्म्स में रेंज दिया है, जो हम शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी ले रहे थे कि E naught तक की एनर्जी इज लाइक है, ये अपर लिमिट है। तो अगर आप मैक्सिमम पार्ट को चेक करना हो तो h के प्लेस पे ये E naught प्लेस कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन E naught के टर्म्स में है, p square by twice m plus alpha q power 4। The available volume of phase space depends on E naught s।
E पे डिपेंडेंसी फाइंड करना है। तो आपको अभी मैंने इजी से बताया था कि आप Q का एनर्जी पे डिपेंडेंसी और P का एनर्जी पे डिपेंडेंसी चेक करिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पूछा है, डिपेंडेंसी पूछा है। तो आप चेक करिए, मैंने इस P को 0 किया, देन E नॉट इज अल्फा Q पावर 4, देन Q इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट पावर 1/4। अब अगर आप ये टर्म को 0 कर दें, Q को 0 करके, तो P का डिपेंडेंसी एनर्जी पे आपको पता चल गया, दैट इज E नॉट पावर हाफ। और अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस के लिए दीज टू साइड का मल्टीप्लाई करना है, अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, डिपेंडेंसी ओनली फाइंड करना है। तो E नॉट पावर हाफ, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड करना है आपको। तो E नॉट पावर हाफ एंड 1/4 दीज को ऐड कर दिया, तो आप इजीली ये डिपेंडेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। LCM 4 आ गया, तो ये 3/4 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगर आपको ये और भी यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स पे भी वर्क करना होता तो ये इंटीग्रेशन P dx पार्ट यूज कर लेते, x का लिमिट प्लेस कर लेते, और P को आप यहाँ पे रिप्लेस करते, प्लस माइनस तो कंडीशन ट्वाइस हो जाता, ट्वाइस m e माइनस अल्फा Q पावर 4, ये इंटीग्रल आप सॉल्व कर लेते हैं। ये W के भी बताया हुआ है कि इस फैक्टर से आप e कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा Q पावर 4 को किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, रिजल्ट फिर बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के रिलेशन से एग्जैक्ट कंडीशन फाइंड करना है। तो जब एग्जैक्ट पूछा होगा तब आप एग्जैक्ट के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने सजेस्ट किया है उसको आप मैथमेटिकल स्टेप्स आप लोगों ने पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेस किए हैं, तो उनको यूज करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई। अगर किसी को डिफिकल्टी होगी कैलकुलेशन में, तो उसका मैथमेटिकल पार्ट तो उसको डिफिकल्टी है। कंसेप्चुअल अप्रोच जो मैंने हिंट किए हैं, माइक्रोस्टेट के कंसेप्ट में उसको डिफिकल्टी नहीं होगी, उसको मैथमेटिक्स में इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करने का डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 20, पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 20, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम 45 पे 54। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। कंप्लीट हो गया? यस सर। दोनों पार्ट आपको नीड किए हुए हैं। द फेज स्पेस डायग्राम ऑफ ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m and kinetic energy E moving in one dimensional box with perfectly elastic wall set x equal to 0 and x equal to L is given by। ये आपको वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फ्री पार्टिकल के डिस्कस करने के लिए मैंने सेम डायग्राम को यूज किया है माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन। ये p की वैल्यू पॉजिटिव के लिए हिंट किया था, स्क्वायर रूट वाइज एम के लिए, और ये स्क्वायर रूट वाइज एम नेगेटिव वैल्यू के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। 45 पे 54 के लिए, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ एन अदरवाइज फ्री पार्टिकल बाउंसिंग बिटवीन टू हार्ड वॉल्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशन, और ये शेप बताया था रेक्टेंगल। यहाँ पे डायग्राम ना पूछ के आपको वर्ड कंपेयर करना है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रेक्टेंगल। फोर्टी फोर पे 45 स्टेटमेंट रीड करिए। ये भी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए होंगे। द एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर ए टू डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन गैस। तो इलेक्ट्रॉन गैस जैसे ही आपको कंफर्म हुआ, तो एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन में आपको ये पावर कंफर्म हो गया। अब चाहे उसको जिस फॉर्म में मेमोराइज करें, जो मैंने आपको हिंट किया है, अगर ये ई पावर ये E इज इक्वल टू पी पावर एस ले रहे हैं या पी पावर एम ले रहे हैं, जस्ट मैंने सजेस्ट कर दिया है कि वो
फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट जो यहाँ पे सी ई पावर एन है, ये रिकॉल करिए ई पावर डायमेंशन और जो यहाँ पे पावर है बाई दैट पावर -1 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये डिपेंडेंसी कंफर्म हो गई कि ये एनर्जी पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। और प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ये सी ई पावर एन दिया हुआ है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट बनेगा और एनर्जी की डिपेंडेंसी को कंपेयर करेंगे तो एन वैल्यू 0 बनेगा। पेज नंबर 45 प्रॉब्लम नंबर 57 द एनर्जी वेव वेक्टर डिस्पर्जन रिलेशन फॉर ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशन E इज इक्वल टू सी के और मोमेंटम को आप h क्रॉस के रिप्लेस करते हैं तो जो डिपेंडेंसी वेव वेक्टर का है वही मोमेंटम पावर बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन में k पावर 1 है, मोमेंटम k के प्रोपोर्शनल है, तो p पावर 1 बनने से जो m वैल्यू है जो मैंने एक्सप्रेशन बताया है वो 1 हो गया। और यहाँ पे आप कंपेयर करें, आगे कंटिन्यू करेंगे, इट्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू e पावर p। तो यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट कंफर्म हो गया, एनर्जी पावर d/1 -1 तो प्रोपोर्शनल टू p बन गया। और e पावर p में जब आप कंपेयर करेंगे तो p वैल्यू 1 है। सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। डाउट क्या है बताइए। सर इसमें P इज इक्वल टू सर E इज इक्वल टू C के तो हमें गिवन है। हाँ जी, सर P इज इक्वल टू H कट की ये क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा था क्या? कोई मटेरियल पार्टिकल अगर वेव मोशन करता है तो उसके लिए लैम्डा h/p होता है और k वैल्यू 2π/λ होता है। तो ये p वैल्यू h क्रॉस k कितनी बार बताया आपको, बोलिए। सर जो ये E का एंड P का जो सर रिलेशन था सर वो किसी में भी यूज कर सकते हैं ना हम? ये रिकॉल करिए, डिस्पर्जन रिलेशन का एक कांसेप्ट बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में जब वेव नेचर ले रहे थे। तो एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो डिस्पर्जन रिलेशन बताया था। वही रिलेशन एनर्जी और वेव वेक्टर या एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर के लिए बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप ये कंपेयर करें अगर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो यही रिलेशन p² हम काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ रहे थे। और यही रिलेशन आप रिकॉल करिए कितनी बार श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया हुआ, h क्रॉस स्क्वायर k² आया था। यस सर। तो डिपेंडेंसीज जो p पे बनेगी पावर वही k पे बनेगी। ओके सर। देखो जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है, जनरलाइज्ड आर्टिकल, चाहे उसको फॉर्म को रेफरेंस लें, बस डाउट हटाना था मुझे इसलिए मैं डिफरेंट नोटेशन यूज किए। अगर आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन p पावर s फॉर्म दिया होता तो अब ये सजेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि s स्पिन नहीं है, तो मैंने m पावर बताया हुआ था। एक ही मैं प्रॉब्लम, चाहे पहले मैं प्रॉब्लम का रेफरेंस कर दूं फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पेज नंबर 46 पे प्रॉब्लम नंबर 6 है, इसका स्टेटमेंट आप रीड करके कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट d डायमेंशन में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम d ले रहे हैं, पोजीशन स्पेस का डायमेंशन d ले रहे हैं, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर आप मेमोराइज कर लें जिस नोटेशन में भी आपको इजीली मेमोराइज हो, तो ये d/s -1 या d/m -1 मैंने ड्राइव कराया हुआ है। अब ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इन d डायमेंशन, और ये जो डायमेंशन दिया हुआ है वो पोजीशन स्पेस का डायमेंशन, ओबेइंग द डिस्पर्जन रिलेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू a k पावर s। तो अभी मैंने आपको सजेस्ट किया कि जो मोमेंटम का जो k का पावर होगा वही मोमेंटम का पावर बनेगा। तो पावर s दिया हुआ है, वेयर एप्सिलॉन इज द एनर्जी, k इज द वेव वेक्टर, s इज एन इंटीजर एंड a इज कांस्टेंट। द डेंसिटी ऑफ स्टेट, देखो अब तक मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए ये थर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे नोटेशन जी था जो मैंने नोटेशन लिया, यहाँ पे शायद डी है इस प्रॉब्लम में, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये एन एप्सिलॉन। तो नोटेशंस चेंज हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के, बट आपको जो डिपेंडेंसी है उसी पार्ट से आपको सजेस्ट है। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल टू e पावर d/s -1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन में आप जो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन में पावर आपको बताया है, एनर्जी का जो नोटेशन है वो आप रिप्लेस कर दीजिए। डायमेंशन सेम है, ये s दिया हुआ है, वहाँ पे एनर्जी का नोटेशन एप्सिलॉन दिया हुआ है। चाहे इसको रेफरेंस ले लें या जो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया आप इसको यूज कर सकते हैं। इस e को एप्सिलॉन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। पेज नंबर 59 प्रॉब्लम नंबर 8, ये कॉमन डेटाबेस क्वेश्चन है। 8 को यहाँ पे डिस्कस कर लें, 9 के लिए जब स्टेप्स बताएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। पेज नंबर 59 प्रॉब्लम नंबर 8, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए।
पेज नंबर 59 प्रॉब्लम नंबर 8, कंसीडर ए कैविटी ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T, द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ एट एनर्जी E ऑफ द क्वांटाइज्ड रेडिएशन, और ब्रैकेट में व्हाट यूज्ड फोटोन। यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया, और मैंने पहले हिंट किया कि अगर डायमेंशन नहीं दिया होगा तो आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वर्क करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम V है वो 3 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट पूछा है। जनरलाइज एक्सप्रेशन से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, बट मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लेस टाइम पे, अगर हो सकता है आपको ये फॉर्म फिर से मेमोराइज ना रहे। जैसे ही फोटोन कहा आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पता चल गया, फोटोन पे कोई एक्स्ट्रा इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो मोमेंटम स्पेस आइसोट्रोपिक बनेगा 3 डायमेंशन में। तो अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस V इंटू 4/3 पाई टी क्यू बनेगा। शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए एनर्जी में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये E³/C³ बन गया। अब h पावर f से डिवाइड करेंगे तो शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए माइक्रोस्टेट आपको पता चलेगा। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट के कंसेप्ट में हमें रेंज वैल्यू ऑफ माइक्रोस्टेट पे जाना होता है, और रेंज वैल्यू ऑफ माइक्रोस्टेट के लिए शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी को आप डिफरेंशिएट करेंगे एनर्जी के रेस्पेक्ट में, और डी का कोफिशिएंट लिया, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि ये पार्ट आएगा। बट जैसे ही यहाँ पे आपको फोटोन वर्ड यूज किया है तो इस कंट्रीब्यूशन में आप ट्रांसवर्स नेचर से 2 मल्टीप्लाई करें। ये पॉइंट रिकॉल हो रहे हैं सभी को? यस सर। अब आप चेक करिए, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और ये फाइंड करने में कितना टाइम लगा होगा। तो इसलिए इजी वे क्या है कि आप ऑल रिजल्ट्स को मेमोराइज ना करके आप कैलकुलेट करना सीखें, जो रिक्वायर्ड होगा आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्टेप्स फॉलो करेंगे और फाइंड कर देंगे। क्योंकि मेमोराइज जितना ज़्यादा डेटा करेंगे हमारा माइंड सिमिलर एक्सप्रेशंस को सेपरेट नहीं कर पाएगा, और जब सेपरेट नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं एरर के चांसेस हैं। इसलिए जो रिक्वायर्ड है, जिनको आप किसी अनदर पार्ट से ड्राइव नहीं कर सकते लेस टाइम, सिर्फ उसी डेटा को मेमोराइज करें, बाकी को आप कैलकुलेट करना सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है 8πb/h³c³t²। ये मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, कंडीशन आपका यहाँ पे मैच करता है। बट ऑल ऑप्शन में अगर आप डिपेंडेंसी पे जाएं तो एनर्जी पे डिपेंडेंसी ऑल ऑप्शन में डिफरेंट है। वो डिपेंडेंसी आपको अभी यहाँ पे जो सजेस्ट किया है, डायमेंशन और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से पावर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, तो ये E² के प्रोपोर्शनल बताया था 3 डायमेंशन। आप चेक कर लीजिए, फोटोन के लिए जनरलाइज आर्टिकल से पहले ये डिपेंडेंसी E² बताया हुआ है। तो प्रॉब्लम ओनली डिपेंडेंसी से भी कन्वर्ट आपको यहाँ पे फाइंड हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में डिपेंडेंसी मैच आता है। ऑल ऑप्शन में डिपेंडेंसी डिफरेंट होने से आप डिपेंडेंसी से भी अगर ये फैक्टर को कंपेयर ना करें तब भी आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर अप्रोच आप चाहे आर्टिकल को रेफरेंस लें, चाहे जो मेथड मैंने सजेस्ट किया इस तरह से फाइंड कर लें। पेज नंबर 60 पे प्रॉब्लम नंबर 12, ये फिर से कॉमन डेटाबेस क्वेश्चन है, बट इसका जो अनदर पार्ट है, जब उसके लिए स्टेप्स फॉलो कर लेंगे आपको स्टेप्स बता देंगे तब वो डिस्कस करेंगे। तो कॉमन डेटा पढ़ें और 12 के लिए स्टेप्स को। कंप्लीट हो गया? यस सर। आंसर मैच हो गया? यस सर। मैं डिस्कस करता हूँ, कंपेयर करेंगे। कंसीडर 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m ईच इन ए सिस्टम ऑफ साइज l क्रॉस l। तो यहाँ पे आपको पोजीशन स्पेस का डायमेंशन दिया है 2, और पोजीशन स्पेस के एरिया के लिए हिंट किया हुआ है l क्रॉस l। ये l² बन गया पोजीशन स्पेस एरिया। जो मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट डिस्कस किया तो ये हिंट किया, ये 2 डायमेंशन में एरिया नोटेशन बताया पोजीशन पार्ट के लिए, और ये सजेस्ट किया था कि कभी ये πr² होगा, कभी l क्रॉस l से l² बन गया, lx ly भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये l² नोटेशन। लास्ट प्रॉब्लम में 3 डायमेंशन में ये नोटेशन दिया था, तो आपको चेक ही नहीं करना था क्या पार्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोजीशन स्पेस का आपको ऑटोमेटिकली हिंट किया जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करने की हो सकता है, रियरली किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको रिक्वायरमेंट हो। मोस्टली जो वर्क करेंगे आप कोई मोमेंटम स्पेस पार्ट के लिए करेंगे। तो ये पोजीशन स्पेस एरिया आपको दिया हुआ है। अब मोमेंटम स्पेस शार्प वैल्यू के लिए आपको अगर अलाउड वॉल्यूम फाइंड करना हो तो 2 डायमेंशन में आपको आइसोट्रोपिक फैक्टर से आपको हिंट किया था कि ये सर्किल बनेगा मोमेंटम पार्ट। तो ये πp² आप नोट कर सकते हैं, और h पावर f से डिवाइड करेंगे तो शार्प वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए माइक्रोस्टेट सर्किल है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जब तक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन खुद से ना दे, आप यहाँ पे उसको नॉन लिटिस्टिक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, और एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आप p²/2 यहाँ पे कंसीडर करेंगे नॉन लिटिस्टिक पार्टिकल। तो नॉन लिटिस्टिक पार्टिकल है तो p² को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये 2m मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। मैंने सिमिलर एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने पहले ड्राइव किए हैं, बट मैं आपको ये फिर से प्रॉब्लम में ड्राइव इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको मोर टाइम नहीं लगेगा। आप स्टार्टिंग से जो अप्रोच मैंने बताया उससे आप फाइंड करें। अब आप यहाँ पे चेक करें, शार्प वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए फाइंड हो गया, हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है, तो रेंज के लिए माइक्रोस्टेट चाहिए, एनर्जी की रेंज के लिए इसको डिफरेंशियल करेंगे,
और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन वाले फैक्टर से इसको 2 टाइम्स करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ डी से आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट पता चलेगा। बट क्वेश्चन में आप चेक करें एनर्जी का जो नोटेशन दिया है, स्टेटमेंट को रीड करें पहले, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बिटवीन एनर्जी एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। तो एनर्जी की जो रेंज है वो नोटेशन आपको यहाँ पे दिया है जी, ये एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, तो जी फंक्शन होगा एनर्जी का, ये रेंज के लिए डी एप्सिलॉन नोटेशन, ये रेंज के लिए माइक्रो स्टेट्स आपको पता चलेगा। अगर आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना होगा तो ये 4 पाई एम एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बनेगा, जो अब से पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने सजेस्ट किए हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट में पर यूनिट एनर्जी इंटरवल आप कंडीशन फाइंड करते हैं, तो ये कंडीशन 4 पाई एम एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये टर्म बनेगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, ये किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं और सभी ऑप्शन में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, ये इंटरवल पार्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर इंटरवल पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डेंसिटी बनेगा? बोलिए। नो सर। वर्ड तो यूज किया डेंसिटी ऑफ स्टेट, बट ऑप्शंस बनाए रेंज की माइक्रो स्टेट के लिए, तो या तो आप ये कंपेयर करते हैं वहाँ पे 4 पाई एम एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डी एप्सिलॉन, ये ऑप्शन नंबर ऑफ स्टेट्स लाइज बिटवीन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के लिए, तो ऑप्शन रेंज की माइक्रो स्टेट्स के लिए बनाए हैं जो इस रिजल्ट से मैच करता है फर्स्ट ऑप्शन। बट अगर वर्ड पे जाए वहाँ पे स्टेटमेंट में डेंसिटी ऑफ स्टेट, तब ये रिजल्ट मैच करेगा जो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर ये बनेगा। बट ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, सेम मिस्टेक जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तब भी है, ठीक है। अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए वर्ड चेक कराएं तो ऑल ऑप्शन में डी एप्सिलॉन नहीं आए, जो करेक्ट आंसर ये बने। बट अगर ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, बट ये रिजल्ट तब करेक्ट होगा जब माइक्रो स्टेट एनर्जी रेंज के लिए पूछा होगा। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया सभी को क्लियर हो गया? अगर दोनों ऑप्शन होते तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में ये करेक्ट बनता। 3:30 तक लेक्चर था, बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। मैं स्लाइड शो कर देता हूँ। सर डाउट है एक। क्या डाउट है? सर अगर हमें कोई भी गिवन नहीं है, कोई भी केस गिवन नहीं है, तो हम हमेशा नॉन रिलेटिविस्टिक केस ही लेना है हमने। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन गिवन नहीं है और वर्ड नहीं दिया है। हाँ। मटेरियल पार्टिकल के लिए, ठीक है। अगर कोई एनर्जी मोमेंटम रिलेशन नहीं दिया है और वहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया नॉन रिलेटिविस्टिक, तो आप नॉन रिलेटिविस्टिक ही ट्रीट कराओगे। और सर जो आपने इसमें पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। अगर आपको एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से हिंट कर दिया कि वो केस रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन दिया है तो वर्ड की जरूरत ही नहीं है। अब अगर वहाँ पे वर्ड यूज किया फोटोन, तो फोटोन के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस एप्लीकेबल नहीं होता, उसका एनर्जी मोमेंटम रिलेशन डिफरेंट है, इक्वल टू सीपी। फोटोन वर्ड में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि केस नॉन रिलेटिविस्टिक भी हो सकता है फोटोन के लिए। अब अपना डाउट बताइए, किस प्रॉब्लम में डाउट है, किस स्टेटमेंट से डाउट है? सर फोटोन के लिए तो हमेशा इज इक्वल टू सीपी ही लेंगे ना। हाँ जी सर ये पूछना था सर, जो आपने इसमें डीजेनरेसी मल्टीप्लाई की है, किस केस में? सर आपने एक तो 12th क्वेश्चन में किया, इस लास्ट पेज 60 पे 12th क्वेश्चन में। हाँ जी। सर ये डीजेनरेसी कैसे पता चलेगी कि किस में मल्टीप्लाई होंगे, किस में? 12th क्वेश्चन में पार्टिकल का नेम क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस। अब ये बताइए, ये 4-5 टाइम्स स्टेटमेंट मैंने आर्टिकल में डिस्कस किया, इस जनरलाइज पार्ट के लिए भी लास्ट लेक्चर में भी, यहाँ पे भी आज जो फर्स्ट केस आज मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सजेस्ट किया था, और इसको आप लोगों को डाउट ना रहे, यहाँ नोट भी कराया है। सर ये तो फोटोन के लिए और फोनोन के लिए लिखा था। यहाँ पे चेक कर लो पहले, एक बार चेक कर लो इसको। ये क्या बताया है, जब एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ये दिया होगा तो ये रिलेशन फोटोन फोनोन दोनों के लिए है, दोनों का स्पिन 1 होता है, उससे ये कंडीशन 3 आएगा, मगर 3 में फोटोन में 2 लेना है, फोनोन में 1 लेना है। यही सेम एक्सप्रेशंस को मॉडिफिकेशन के लिए जीएस जब मैंने बताया है, तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया था इलेक्ट्रॉन के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अगर ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे बताया मैंने ए कंपेयर करना है। जब यहाँ पे मैंने जिस जीएस की वैल्यू प्लेस करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि 2s+1 को 2 रख लेते हैं, एस की वैल्यू हाफ रखने से। रिकॉल हुआ कुछ या नहीं? नहीं तो सर जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये बताओ, ये रिकॉल हुआ कि मैंने बताया था कि नहीं? सर बताया तो था सर। हाँ, बस तो ये डाउट हुआ है। डाउट क्या हुआ सर? डाउट ये जैसे इलेक्ट्रॉन गैस है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से हमें स्पिन ऑटोमेटिकली पता चल गया हाफ कि हाफ होती होता है, तो 2s+1 का फैक्टर जो स्पिन डिजेनरेसी कंट्रीब्यूट करेगा वो 2 आएगा, और वो 2 मल्टीप्लाई करना है। सर 2 मल्टीप्लाई सिर्फ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में मल्टीप्लाई करनी है ना डीजेनरेसी हमने। मैंने इस आर्टिकल में सजेस्ट किया कि जहां जहां एनर्जी का नोटेशन है वहां सब में आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 ओके सर।
मोमेंटम के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके सर। रिकॉल हो रहा है? नहीं यस सर। मैंने बताया था। ओके सर, हो गया डाउट। डाउट आना ही नहीं चाहिए था। डाउट तब आता है जब मैं पहले आर्टिकल में वो पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, उन्हीं को रेफरेंस लेके मुझे आर्टिकल में कितने प्रॉब्लम्स बने हैं उस कंसेप्ट पे बेस, वो आर्टिकल में मैं सारे पॉइंट बता देता हूँ लगभग। और रेयर केस में 1 और 2% छूटे होंगे, वो फिर मैं जो एग्जांपल बताता हूँ उसके थ्रू बता देता हूँ। अगर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉब्लम से पहले उनको अगर आप अच्छे से नोट कर लें और सुन लें, तो प्रॉब्लम के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो शायद रेयर केस में ही डाउट आता है। अब वो आप लोग उसको अच्छे से नोट ना कर पाए, सुन ना पाए, ठीक है, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है, वो आप लोगों के पढ़ने के स्टाइल का फॉल्ट हो सकता है। मैं आपको इसमें डिमोरलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको इंफीरियर शो नहीं कर रहा, मैं जो करेक्ट वे है वो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं, आपका नाम भी मुझे याद हो गया है, क्योंकि आपने क्वांटम में शायद इतने डाउट नहीं पूछे थे। रीजन मुझे नहीं पता कि आप लेट ज्वाइन किए या क्वांटम आपको अच्छे से समझ में आ रहा था। जब से थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुआ, पर डे शायद 4 से 5 बार डाउट पूछता है, और वो डाउट ऐसे होते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसका रीजन आप सर्च करिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। ओके सर। उसको जब तक हटाएंगे नहीं, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे अच्छे से, ओके ठीक है। थैंक यू सर। और पूछना है किसी को? सर इसमें आपने जो इंटीग्रल बताया है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडेंट, सर उसमें अगर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो तो फिर उसमें कैसे मतलब होगा, थोड़ा सा उसके लिए आप मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। मेरे आर्टिकल के हिसाब से डाउट आपको नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुनो पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो यहाँ पे D2Q लिखो, D2P लिखो। मैंने यहाँ भी सिंगल इंटीग्रल लिखा, बट ये आर्टिकल में आपको सजेस्ट किया कि यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट का हम इंटीग्रल करते हैं, तो वॉल्यूम एलिमेंट में कितने पार्ट आते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता चलता है कि 2 कोऑर्डिनेट पोजीशन के होंगे और 2 कोऑर्डिनेट मोमेंटम के होंगे, ठीक है। अब किस पार्ट के लिए पूछा है, किस सिस्टम के लिए पूछा है, उनका एनर्जी से पोजीशन और मोमेंटम का रिलेशन दिया होगा। अब आप उस कर्व रिलेशन से आप ये 4 इंटीग्रेशंस हो गए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। यस सर, थैंक यू सर। कुछ देखो, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। आप लोगों में से कम 25% कैंडिडेट ने, जब से मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और आपको पर डे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिजिक्स छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कि आपको ऐसे पढ़ना है या ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है या आपको ब्रीफ नोट्स बनाना था, ठीक है, या आप थोड़ा कंसंट्रेट रहें, अपने को मतलब अनम्यूट ना करें, अननेसेसरी डिस्टर्बेंसेस ना करें, उन सब पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा अलर्ट रहते तो शायद ही आपको कोई डाउट आता। डाउट जितने भी कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं, शायद 2% कैंडिडेट को मैं हटा दूँ जो थोड़ा मतलब डाउट अलग आता है ना, बाकी के डाउट्स वही हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। ना तो खुद से फील करके देखिए, जैसे मैंने कोई पार्ट रिलेट किया आप उस तरह से रिलेट करके देखिए, डाउट नहीं आ रहा। जो डाउट आया वो डाउट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने मेथड को चेंज नहीं कर रहे, जो आपने पहले आपके हैबिट में आ गया है, या आपने जो पढ़ा था वो अगर गलत पढ़ा है तो आप उसको मेरे बताने से इंप्रूव नहीं किए। मेरे पढ़ाने के बाद भी आप अपने वे में ही पूछ रहे हैं। आप कंपेयर करके देखना कभी आप सभी, मैं एक को नहीं कह रहा, ठीक है। बताइए ये रियलाइज होता है आप लोगों को? नहीं होता। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब डाउट आप पूछते हैं, जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो मैंने जो पहले पढ़ा दिया उसके अलावा कोई शायद सिंगल पार्ट यूज करता हूँ, कोई सिंगल स्टेटमेंट यूज करता हूँ, कोई सिंगल कंसेप्ट यूज करता हूँ। बोलिए जो प्रेजेंट है वो रिप्लाई करिए। यस सर। हाँ सर। तो डाउट सिर्फ क्यों आया है? क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो वे है वो आप उससे कोई नॉलेज अपना रेज नहीं कर रहे, आप अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे उससे। और पूछना किसी को? नहीं सर। नो सर। मैं एग्जिट करता हूँ, फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए ज्वाइन करते हैं। ओके सर।